Kindness, let the lamp spread light. Let us spread love and kindness wherever we reach. Now, I would like to request Sri Subodh Jaju sir, moderator of today's event, to come forward. Before that, let me give a brief introduction of Sri Subodh Jaju sir. Apart from gracing the designation of school manager of Rasiklal M. Dhariwal International School, he is an renowned educationalist whose innovative educational program which seems as a boon to education sector. He is the organizer of Private School Management Forum, which had played a constructive role in resolution of several conflicts between government, school and parents. For his contribution, he is awarded with the prestigious Shivasri Award. Sir, please come forward and continue with the event. Over to you, sir. Thank you so much, sir. Namaskar. I'm more comfortable to talking in Hindi. I guess Hindi all are okay? है ना, हिंदी मराठी जो भी हो, फाइन. ये प्रोग्राम काफ़ी छोटे का नहीं और कम समय में पेरेंट एसोसिएशन ऑफ पिंपरी चिंचवड उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया. और ये क्यों ऑर्गेनाइज किया, पहले इसका मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ. और उसके पहले ये भी बताता हूँ कि ये प्रोग्राम इस वक्त 5 अलग अलग चैनल्स पे लाइव जा रहा है, जिसमें जो एमपीटी न्यूज़ है, रोक ठोक है, देन पीसी लाइव चल रहा है, स्कूल तक न्यूज़ चैनल है, और जिनका टोटल व्यूअरशिप मिला के लगभग 50,000 से ज़्यादा का है. ये केवल प्रोग्राम चर्चात्मक नहीं है जैसे यूजुअली दूसरे जो समिट्स होते हैं. मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि 2020 अप्रैल इसमें हमने एक जॉइंट मीटिंग किया था 28 और 29 अप्रैल को, जबकि स्कूलों में, पेरेंट्स में और गवर्नमेंट मशीनरी में बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा था फीस को लेकर. तत्कालीन जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उनके एक स्टेटमेंट की वजह से काफ़ी कंफ्यूजन हुआ था. तो हमने जो रिजोल्यूशन किया वही एज यूजुअल 8 मई 2020 के जो जीआर गवर्नमेंट ने निकाला उसमें वो आया था. तो पेरेंट एसोसिएशन और स्कूल फोरम इन्होंने मिलकर पॉजिटिव नोट पर काम किया है. काफी सालों के बाद में अभी एक नई प्रणाली शुरू हो गई, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द डाटा, जिसके अंदर यूडास प्लस या सरल, ये सारे जो डाटा सेंट्रलाइजेशन चल रहा है. और सभी स्कूलें जो है इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि उनके खास करके प्राइवेट स्कूलें, उनको टीचर्स को भेजना पड़ता है, साथ ही साथ उसमें बहुत ज्यादा जो है समय जाता है और एजुकेशन पूरी तरह से हो नहीं पा रहा है बच्चों का. तो सभी टीचर्स, सभी जो प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट से इसके बारे में चर्चा कर रहे थे. तो मैंने भी थोड़ा सा गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी के पास में रुक किया और उनसे बातचीत की, तो पता चला कि काफी कंफ्यूजन्स है. और पेरेंट एसोसिएशन एक नया मुद्दा लेकर आ गई कि बच्चों का जो है एजुकेशन ही नहीं हो रहा, साथ ही साथ उसके अंदर जो गुणात्मकता होनी चाहिए, जो मेरिट होना चाहिए, वो मेरिट नहीं दे पा रही स्कूलें. फिर इसमें दूसरा साइड चालू हो गया कि स्कूलें सिर्फ पैसे के लिए काम करती है वगैरह वगैरह. अब इसके लिए पेरेंट एसोसिएशन जब हमसे बात कर रही थी तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमेशा स्कूलें या एजुकेशनिस्ट ही क्यों सबमिट करें, आप क्यों नहीं एक मंच जो है वो क्रिएट करते हो जहां पर कि स्कूलों की समस्याएं आप भी समझो. स्कूलों को गवर्नमेंट साइड हो या पेरेंट साइड हो या अपना स्टाफ साइड हो, उधर क्या तकलीफें होती है, और हमको हैंड इन हैंड काम करके रिजोल्यूशन पे काम करना है, ना कि एक दूसरे को केवल ब्लेम करते रहना है. और यही कारण है कि ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया है. और इस समिट के साथ साथ इसका जो रिजोल्यूशन होगा ये गवर्नमेंट मशीनरी और पॉलिटिकल मशीनरी तक जाएगा. और हम समय ले रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर का बाय एंड ऑफ दिस फेब या बाय मार्च, एंड वी आर गोइंग टू पुट ऑल द पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ देम. फाइन. सो इस समय में पहला पैनल जो है डिस्कशन का, जैसे शेखर सिंह सर ने अपना समय दिया, जो मुझे पेरेंट एसोसिएशन ने बताया, और मैं आभारी हूं उनका कि उन्होंने मुझे यहाँ मॉडरेटर के रूप में बुलाया है. तो पहले मैं चाहूंगा कि पेरेंट एसोसिएशन जो है, हमारे जो डिग्निटरीज है, उनका सत्कार पूर्ण करें, और उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डायस पे आए. तो पहला पैनल जो है उसमें श्री जैन विद्या प्रसारक मंडल के ज्वाइंट सेक्रेटरी राजेश जी साकला,
इनका इंट्रोडक्शन बहुत लंबा है, क्योंकि ये केवल एक शैक्षणिक संस्था के जॉइंट सेक्रेटरी नहीं, बल्कि एक रिनोड बिल्डर है, मराठी नाट्य परिषद के कार्याध्यक्ष है। काफी सालों से हाल में जो 100वां मराठी नाट्य सम्मेलन हुआ, उसकी जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजिंग की गई, तो उसका वो बहुत अहम हिस्सा थे। वो जीतो के बॉडी पर भी एक बहुत बड़े जो है पद भार के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा वो काम करते हैं, और जो ये सब लोग आए हैं, इनका 1 सेकंड हमारे 1 घंटे के बराबर होता है। तो कई बार ऐसा माना जाता है, सागला सर के बारे में स्पेशली बोलते कि वो बहुत जल्दी किसी चीज पर साइन करते हैं या कोई पेपर रिजॉल्व करते। तो क्यों करते हैं? क्योंकि 1 सेकंड में हमने 1 घंटा एक्सप्लेन की वाली चीज समझ लेते हैं, और बहुत ज्यादा डीप में वो देखते हैं। उनका नॉलेज हर क्षेत्र में बहुत अच्छा है, इसलिए मेरे भी आदरणीय है। तो मैं श्री चिराग सर इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से वो हमारे मान्यवरों का जो है सत्कार करें। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा श्री राजेश जी साकला इनको। प्लीज स्थान ग्रहण कीजिए सर ऑन द स्टेज। अब इसके अलावा एसएनबीपी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर डीके भोसले, इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री विलास जी पाटिल इनको कि वो स्टेज पर आए, जो कि यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोकल गवर्निंग अथॉरिटी को। इस वक्त इनके ऊपर भी काफी प्रेशर है, इन्होंने हम लोगों को बहुत प्रेशर दे रखा है। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं, जिसमें पहला पैनल डिस्कशन जो है रियल टाइम चैलेंजेस टू इन्वॉल्व ऑल द स्टेक होल्डर्स इनटू ट्रांजिशन विथ एनईपी, न्यू स्कूलिंग प्रैक्टिसेस एंड यूनिक डेटा प्रोसेस। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हमने बहुत सुना है, लोगों ने भी बहुत सुना है, और जितना सुना है थोड़ा सा क्या है कि उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है सभी लोगों को। न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्किल बेस है जरूर, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर जो सारी चीजें हमको लेकर आनी है, बच्चों को जो प्रोग्राम्स देने हैं, तो उसके लिए बहुत अलग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने जा रहा है। देन सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग जो है, अभी शायद आपको पता हो कि यूडास प्लस भी हो रहा है, या सेंट्रल बच्चों का एक ही यूनिक आईडी बनेगा जैसे आधार में बन रहा है। तो उसके लिए प्रोसेसेस चल रही है, जिसमें सारी स्कूलें बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड हैं, और स्कूल मैनेजमेंट की अपनी कुछ दिक्कतें हैं। यही चीज इन पर्सन मैंने नाइकोडे सर के साथ भी डिस्कशन में ली है, उन्होंने भी उसका कुछ एक रिजोल्यूशन हमको बताए हैं। आज वो नहीं, लेकिन उन्होंने पाटिल साहब को भेजा है कि वो उनके माध्यम से यहाँ पर चर्चा में आए, और जो रिजोल्यूशन हो वो आगे की तरफ ले जाए। सो with your permission Sakla sir and Rajesh sir, so we will start beginning of the discussion of this topic, जिसमें अच्छा ये सारे टॉपिक जो है ये आप ही लोगों ने दिए हुए हैं, जो फॉर्म गया है उसको जिन लोगों ने भरा है उसमें सजेशन जो आए हैं, या जो टीचर्स बोल रहे थे, जो मैनेजमेंट्स बोल रही थी, इवन जो ब्यूरोक्रेसी बोल रही थी, इन लोगों के ही ये मुद्दे हैं। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा साकला सर को कि वो सारे स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से जो पॉइंट्स है, या इवन जो सारे स्टाफ मेंबर्स है, जो लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं सेंट्रलाइज डाटा प्रोसेस में, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो न्यू इंफ्रा या जो भी चीजें स्कूलें करना चाह रही है, तो उसमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं और उसमें जो एक्सपेक्टेशंस है स्कूलों के और जो दिक्कतें हैं, वो अपने माध्यम से जो है सामने रखें। राजेश जी साकला सर। जय गणेश। बुद्धि देवता है गणपति बप्पा, इससे उनका नाम लेके चालू करता हूँ। जाजू जी, आपने, मैं कोई एज्युकेशन शैक्षणिक याच्यात तर मी नाही आहे फार, पण मी गेले 7-8 वर्ष जैन विद्या प्रसारक मंडळामध्ये आहे। उसके बाद में मैं थोड़ा स्कूल में कनेक्ट होते गया, फिर सीबीएसई हो या डी फार्मेसी हो, बी फार्मेसी हो, बीएड डीएड, ये 5-6 जो कोर्सेज है उसमें मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और सीबीएसई हमारे साथ, हमारे जो माननीय रसिकलाल जी धारीवाल जो थे, उनकी एक संकल्पना थी कि हमें दी बेस्ट देना है पीसीएमसी में,
और हमारी जो भी बिल्डिंग, क्योंकि जैन विद्या प्रसारक मंडल ये 1927 से बनी हुई संस्था है, जो गुरु भगवंत ने स्थापन की हुई संस्था है, उसमें हम सब लोग जो है, हम कोई बिजनेसमैन नहीं, हम कोई वहाँ पर बिजनेस नहीं करते हैं। वहाँ पर जो भी इनकम आता है उसी में डेवलप किया, उसी का प्रीमाइसिस में खर्चा किया जाता है। ना रसिकलाल जी प्रकाश जी धारीवाल या मैं हूँ या शांतिलाल जी लुंकड़ या विला वालचंद जी संचेती, ऐसे जो लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जिनके साथ 30-40 साल से संस्था जुड़ी है। तो इस संस्था में एक ही काम है कि पहले से 1927 से ये जैन विद्या प्रसारक मंडल बनी संस्था बनी थी कि पीसीएमसी में कोई स्कूल्स कॉलेजेस नहीं थी। 2 बच्चों से चालू की हुई ये संस्था आज अबाउट 16,000 से भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। और हमारे पास 80% एडेड स्कूल है, यानी उसमें सिर्फ सैलरी आती है, बाकी का जो भी खर्चा बिल्डिंग्स का लेके पूरा जितना भी खर्चा है वो सिर्फ हमारी स्कूल करती है, हमारी संस्था करती है। और हमारी संस्था इसमें हम इतना ही चाहते कि हमारे पीसीएमसी में जो गणपति पूना में मोरिया इधर है, इसलिए गणपति बप्पा मोरिया बोला जाता है। तो यहाँ पर यहाँ के बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, टॉप लेवल का मिले। आपको बता देता हूँ, हमारे पास केमिकल की लैब हो या फिजिक्स लैब हो, 10 साल पहले अगर आप देखते तो बोलते थे यहाँ पर बच्चे कैसे कैसे पढ़ते हैं। लेकिन आपको बताता हूँ, लास्ट अबाउट 45 ईयर हो गए हैं, हमारे यहाँ पर 11-12 का रिजल्ट 100% है। यानी हमारे पास जो गुरुजी टीचर जो है हमारे पास, उनका जो एजुकेशन देने का तरीका है, तो 100% रिजल्ट अगर एसएससी में, क्योंकि आपकी स्कूल कितनी अच्छी है देखने के लिए आपको 11वीं या 12वीं उसका जो रिजल्ट आएगा वही बता दे कि आपके स्कूल में क्या होता है। और उसमें हम 100% है, गए 40 सालों से है। तो इसका रीज़न ही यही है कि हमारे पास डिवोटेड टीचर्स है, डिवोटेड सर। हमारा स्कूल का उद्देश्य एजुकेशन देना है, लेकिन ये करते वक्त अब क्या हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। एवरीडे कुछ हम नया देने की कोशिश करते हैं। हमारे पास रसिकलाल प्रकाश जी धारीवाल जो है, जिनके अंदर जो हमारे चेयरमैन हैं, उनके अंदर 22,000 बच्चे पढ़ते हैं। शिरूर भी जैन शिरूर की जो संस्था है उसमें वालचंद संचेती आप जानते हैं, उनकी भी संस्था है, बड़ी पुणे में है, भारत स्कूल वगैरह वो उनके पास चलते हैं। तो ऐसे या देवीदास जी भंसाली है जो आपके उरली कांचन के स्कूल कॉलेजेस पढ़ाते, तो उनको सबको पता है कि हमें बच्चों को क्या देना है। बॉडी पे सिर्फ कोई बिजनेस बना के नहीं बैठा है। ये जो 30-30 हज़ार 15-15 हज़ार बच्चे लोग जिनके हाथ के नीचे उस बॉडी पे ये 20-20 साल से काम करते हैं, ऐसे लोग जैन विद्या प्रसारक मंडल में। इसलिए जाजू जी मैंने आपको बताया ना 2 मिनट में डिसीजन क्यों होता है, उसका रीज़न है कि उनसे मैं चर्चा करता हूं तो उन्होंने उनके स्कूल में क्या किया, कॉलेज में क्या किया, कहाँ पर उनके पास नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो अपने पास सब है तो हमने क्यों नहीं करना है। और फिर हमें पास काले मैडम जैसे प्रिंसिपल आए, जाजू जैसा आया कि जो कुछ हर टाइम नवा करना चाहता है, संस्था में एवरीडे कुछ ना कुछ नया एक्सपेंडिचर लेके आता है कि हमें ये खर्चा करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। और जब हम पूछते फीस का क्या है तो बोले फीस आपको जैन विद्या प्रसारक को फीस, पेरेंट्स के साथ मीटिंग करो, ये करो। चलता है, मैं भी बैठता हूँ पेरेंट्स के साथ मीटिंग के। लेकिन मैं सर आज पाटिल साहब अपने पास है। पाटिल साहब आपको एक बात बताता हूँ, नवीन जी आपली तुमची जी आता स्कीम आलेली आहे ना शाळेची एनईपी, उस एनईपी में ते खरं एजुकेशन तेज है। ये एनईपी जो आप आज आपके साथ आया है ना, ये मैं जब स्कूल में था तब था। उस टाइम मैं सुतार काम करता था, लाइट का काम करता था, मूर्तियां बनवत होतो, पेंटिंग करत होतो, चित्र काढत होतो, वेगवेगळे कामं आम्ही करत होते। आम्हाला त्यावेळेस होतं ते नंतर मध्ये गायब झालं सगळं। मेरे स्कूल टाइम में सब था। मैंने कारपेंटरी मेरे स्कूल में सीखी है, मेरे को इलेक्ट्रिक का मेरे स्कूल में मैंने सीखा है। करंट भी लगा था। उसके बाद में मम्मी पापा नहीं बोला, लेकिन बोले नहीं आमची शाळा म्हटलं तुला शिकवा। मैं न्यू इंग्लिश स्कूल रमन बाग में था। तो ये अभी आप वापिस लाए हो, लेकिन उस वक्त की कथा कैसी थी कि कोणत्या तरी का कोपऱ्यामध्ये विद्यार्थी करतील। अब वैसा नहीं है। अब पेरेंट्स, बच्चे, हम सब लोगों का एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा आया है। तो हमें उस हिसाब के इंस्ट्रूमेंट लाने पड़ेंगे, हमें उस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, हमें उस हिसाब से हर चीज। क्योंकि अभी से पहले टीचर ने 2 लाफे भी लगाए तो हमारी मम्मी कुछ नहीं बोलती, और 2 खा के आ। अब लाफा लगाए तो क्यों, ये क्वेश्चन आता है। तो हमें इस तरीके से उनके सेफ्टी फैक्टर्स ध्यान में रखे हमें सब डेव्हलपमेंट करनी पड़ेगी। तो जहां पर आम्हाला एक करवत 200 रुपयाची लागत होती की आता 5,000 रुपयाला मिळेल ना, त्या विद्यार्थ्यांकरता आम्हाला ती करवत 10,000 आणावं लागेल की जरी त्याच्या बोटावर गेली तरी बोट कापणार नाही, फक्त लाकडावरच कापेल। तो या वस्तु दिस टाइप ऑफ, अरे क्या है ये, किसको लगता क्या है, लेकिन लगता नहीं। अभी सेफ्टी फैक्टर सबसे ज़्यादा हुआ है, और ये सेफ्टी फैक्टर के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ ज़्यादा
डिफरेंस आने वाला है। इसमें गवर्नमेंट सिर्फ रूल लाती है, ये कीजिएगा वो कीजिएगा, लेकिन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या, उसको लगने वाले हर इंस्ट्रूमेंट का क्या, उसके लिए अगर हमें कोई कारपेंटर का काम कराना है, मैं कारपेंटर एक सब्जेक्ट पकड़ के बोल रहा हूँ, या इलेक्ट्रिफिकेशन का कराना है तो हमें उसमें का मास्टर आदमी लाना पड़ेगा। आजकल ये मास्टर लोग जो मैं भी कंस्ट्रक्शन में हूँ, माझ्याकडं स्लॅब मारणारा सुतार दिवसाला 1400 रुपये घेतो। स्लॅब का जो खिळे मारून जातो त्याला स्वतःच खिळे मारतो निघून जातो तो 1400 रुपये घेतो। इंटीरियर वाला अपने पास जो फर्नीचर का काम करता है कारपेंटर 35% 40% लेते हैं। वो कारपेंटर अगर मुझे टॉप लेवल का लाना है तो उसको मुझे पैसा कितना लगेगा? आपको लगता है कि वो जनरल इसमें आएगा? नहीं आएगा। इसी तरीके से जितने भी हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे, जैसे हमने अभी रोबोटिक किया है, रोबोटिक को हमको पता है हम कहाँ से उसको कहाँ लेके आए, उसने पर स्टूडेंट हमारे पास कितना पैसा मांगा था और हम उसको कहाँ गप्पे मारते मारते 4 मीटिंग करते करते लेके आए, हमें पता है। क्योंकि हमें 1 to 1 चाहिए, एक बैठा और 50 लोगों को पढ़ाता ऐसे नहीं, तो उसमें हमने रोबोटिक में वैसा किया। बाकी चीज़ों में भी हमें रिस्ट्रिक्टेड बच्चों के साथ में हमारे टीचर देने पड़ेंगे। तो इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा लगेगा, इसका अगर हमने पेरेंट्स के मांगा तो पेरेंट्स का कहना होता है कि हम कितना दें, तो उन्होंने क्या करने का है। तो पेरेंट्स के हमारे साथ डिस्कशंस होते हैं, ठंडे दिमाग से होते हैं, गरम दिमाग से होते हैं, क्योंकि स्वभाव मनुष्य स्वभाव आहे, 5 बोटी एके सारखे नसतात। कोणी शांत बोलतो, कोणी शांत बोलणारे थोडे आम्ही त्यांना जास्त घाबरतो, कारण ते मनामध्ये ठेवून बोलतात। फाडफाड बोलणारा जो असतो ना, बोलून जातो परत विसरून, अरे जाजूजी हो गया मैं बोल दिया। ठंडे वाले बोलने को हम थोड़ा सा डरते, भाई ये बहुत सोच समझ के बोलते हैं, ध्यान दे के बोलो। ये हमारा एक्सपीरियंस है गए 67 ईयर का, मतलब 67 ईयर पैदा हो गए लेकिन गए बिजनेस में हूँ 40-45 साल, वो एक्सपीरियंस है। कोई कंप्लेंट लेके आता है ना, सर असं झालं पाहिजे, तसं समझने का कुछ तो गडबड है, और जो बोलता हे काय पद्धत आहे का तुमची, याचा अर्थ तो आला घरी बायकोशी बडबड केली, नळ पाणी नाही आलं, शिवाय येऊन निघून गेला। तर ही एक कन्सेप्ट आहे, तर या कन्सेप्ट आम्ही सायकोलॉजीचा आमचा स्टडी आहे सर। आमच्याकडे येणाऱ्या गिरायकाशी पण बोलत असतो ना, तेव्हा आम्हाला कळतं की हा फ्लॅट घेणार आहे, मी सहज म्हणतो हा टीपी आहे का डीपी आहे। डीपी म्हणजे याला डेव्हलप करा, टीपी असेल तर टाइमपास याची जास्त चर्चा करू नका, त्या क्लायंटला जाऊ द्या, असं मी बोलतो। अरे डीपी आहे म्हणजे यू गिव्ह हिम ऑल द डिटेल्स, आणि एखादा ते केवढाचा फ्लॅट कसं काय म्हणतो टीपी जाऊ द्याला बाहेर, लोक पंपचा स्टाफ म्हणतो आपको कैसा पता चला, म्हटलं भाई उसका त्याचे हावभाव, तो एकटा येतो, नवरा बायको दोघं जण आले तर समजायचं की त्या माणसाला घर घ्यायचं आहे। एकट्या नवऱ्याने घर बुक केलं तर बायको म्हणते मला ही जागाच पसंत नाही, आणि बायकोबरोबर तिची जर मुलं, तिचा भाऊ, तिचे नातेवाईक, बहीण आली ना, तर तो फ्लॅट कधीच कॅन्सल होत नाही, कारण तिचं ते नाही मी फ्लॅट घेतला बरं का, फ्लॅट घेतला बरं का, आणि ती जेवढी माहिती होती का कॅन्सल केलं तर तिला ते म्हणते मी कॅन्सल केला, मी कसं सांगू, मी नाही कॅन्सल करणार। तर ही साइकोलॉजी स्टडी पहिल्यापासून है सर। तो त्यामुळे ये जो अभी हम कर रहे हैं इसमें आप लोगों का हमें सहकार्य लगेगा। हमारे टीचर लोगों का भी बहुत परेशानी हो रही, टीचर लोगों को आप लोग कहते हो कि भाई 2 लोगों को अपॉइंट करो, नॉन टीचिंग स्टाफ को अपॉइंट करो, लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ को अपॉइंट कैसे करे। ये आपका जो यूडी जो आया है प्लस, पहले सरल था, सरल में आपने क्या किया सर, एक पहले बजे फर्स्ट स्टैंडर्ड तक आप हमको फीड करने देते हो, उसके बाद में आपने बंद करके रखा है। अभी हमारे स्कूल में 110 बच्चे ऐसे हैं कि जिनको हम ऐड नहीं कर सकते, और दूसरी में, तीसरी में, चौथी में बच्चा आता है तो उसको हम क्या करें, तो आपने वो ओपन करके देना चाहिए हमें कि ये सरल में इनको भी ऐड करो। अब फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद में आपने एडिंग ही बंद करके रख दी है, तो वो हमारा प्रॉब्लम है, उस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। हमारे टीचर ये स्टेट का हो गया, अभी सेंट्रल कर रहे एक राशन एक देश एक राशन, जो इसने किया है, एक नेशन एक राशन जो मोदी जी ने किया है, वैसा ही ये बच्चों के बारे में हो रहा है। पूरे इंडिया में कितने स्टूडेंट्स हैं मालूम पड़ेंगे, उस हिसाब से गवर्नमेंट को बजट अलॉट करने को आएगा। ये सब चीज़ें जो चल रही है हमारे अच्छे के लिए चल रही है, कि अगर हमारे पास डाटा जाता है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितने बच्चे, सेकंड में कितने, फोर्थ में कितने, 10th में कितने, उस हिसाब से हमें जॉब क्रिएशन का, अगर 10th में बच्चा पास होकर 12th में जाएगा, 11-12 में, तो हमें कितने कॉलेजेस चाहिए, इसका डाटा गवर्नमेंट को मिलेगा। आज कोई भी डाटा गवर्नमेंट के पास नहीं है, हम बोलते हैं लेकिन जो चाहिए सेंट्रल के पास नहीं है। खर्चा तो सेंट्रल ही करती है, स्टेट में से खर्चा ऊपर से आने के बाद में। एम आई राइट सर, पाटिल सर? तो वो जो आ रहा है तो वो डाटा हमारे लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए है, लेकिन इसके लिए सर आप
आपका जो भी लॉगिन आईडी है वो हमारे पास दीजिएगा। हमारे टीचर्स स्कूल में बैठ के शाम तक करेंगे, आपके पास आके बैठना है, वहाँ 2-2 3-3 घंटे उनको वेटिंग होता है, फिर वो काम करना है। या आपको करना है तो फर्स्ट थर्ड तो जो सैटरडे जो वर्किंग होते हैं उसके ऊपर टीचर को बुलाइएगा। एक तो ऑलरेडी टीचर्स अच्छे टीचर्स कम मिलते हैं, टीचर्स का शॉर्टेज मार्केट में, रोज नई स्कूल खुलती है, फिर हमारा बच्चों के एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है। तो हमें ऐसा कहना है कि आप हमारे पास दीजिएगा, हमें ये काम करना है और ये काम के साथ में आपका दूसरा भी काम हमें आ रहा है। तो टीचर लोगों के ऊपर इतने बर्डन आ रहे, लोकल बर्डन, आप भी बर्डन डालते हो सर, आप लोकल हो तो ऊपर से भी बर्डन आता है। तो हो क्या रहा है कि टीचर्स जो है, अभी सीबीएसई में हमारे पास टीचर्स है, मैक्सिमम महिला टीचर्स है हमारे पास। होता क्या है सर उसमें, ये टीचर को उनका परिवार भी है, फिर आपके पास आके बैठे, फिर उसके पेपर भी चेक करो, फिर घर में भी करो, तो वो जो सहन होत नाही त्यांना सर तेवढं कामाचं लोड, कारण त्यांना त्यांचा परिवार पण सांभाळायचा असतो। कारण मी प्रत्येक लिगेल एक MBA म्हणतो, ती सासूरवाडी पण सांभाळते, माहेर पण सांभाळते, भाऊजाईला पण सांभाळते, सगळं सांभाळते, पुन्हा नोकरी सांभाळते, पुन्हा विद्यार्थी सांभाळते, आणि हे सगळं सांभाळत असताना तिला सरकारी काम नका लावू अजून। लावायचं असेल तर शाळेत द्या, मग शाळेत एकमेकाच्या मदतीने करतील। तुम्ही सांगता कि नॉन टीचिंग स्टाफ को भेजो, लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ को हमारे बच्चों का क्या रिकॉर्ड मालूम है, उनको कौन से उनको मार्क्स मालूम है, वो बच्चे का क्या कैलिबर है क्या मालूम है। आफ्टर उसके बाद में टीचर को लेके बैठना ही है ना, तो हम ही कर देते हैं ना। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा ये जो मैसेज है आप ऊपर तक भेजिएगा कि हमारे टीचर्स लोगों को हम उधर ही काम करने दो और ओपनली रखो। हम आपके साथ में है, आपके साथ में रहेंगे। और फीस का नया नया आप रूल्स ला रहे हो, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कराने लगा रहे हो, तो उसमें क्या होना चाहिए, आपका क्या सपोर्ट मिलेगा, इसके लिए आज ये बैठे हैं। और ये मेरी शायद मेरी अकेले की नहीं है, ये सब जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस है सबका यही प्रॉब्लम है। कोई संस्था बड़ी है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो नई नई संस्था आई है, हर इंफ्रास्ट्रक्चर को पैसा लगता है, कर्जा लगता है, ब्याज आता है, सब चलता है सर। और टीचर लोगों के पास से और पेरेंट्स के पास से कितना पैसा मांगना, उसका भी कुछ लिमिटेशन है सर। हर चीज़ में टीचर लगता है। हमारे पास भी अभी हम हमारा जैन विद्या प्रसाद स्कूल विद द कल्चर है, हम छोटे मोटे इतने इवेंट्स करते हैं सर, उस इवेंट में भी टीचर लोगों को ध्यान देना है। आम्ही भोंडला पण घेतो, आम्ही पालखी पण काढतो, आम्ही गणेश जन्म पण करतो, सगळं करतो की आपला हा समाजामध्ये जो काही धर्म आहे त्याला सगळा धर्म करा। आमचे जैन विद्या प्रसारक मंडळ एक गुरु भगवंत ने स्थापन की संस्था है, तो उसमें हम ये सब जैन विद्या स्कूल विद द कल्चर करते हैं। हमारे बच्चों को ये भी समझना चाहिए कि रस्त्यावरनं जाणारे 5 लाख लोग पालखीत का जातात, ये हमारे बच्चों को हमारे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जब एक बार बच्चा स्कूल में आता तो उसका कोई धर्म नहीं होता है, वो होता है टीचर, वो होता है विद्यार्थी और शिक्षक होता है शिक्षक, वहाँ कोई उनका धर्म नहीं होता है, उनका होता है सिर्फ एजुकेशन। उस एजुकेशन में जैसे हम औरंगजेब की भी कथा सुनते हैं, शिवाजी महाराज की भी कथा सुनते हैं, वैसे ही हमारी जितने भी इतिहास हमारा है वो इतिहास बच्चों के कान तक जाना चाहिए, ये हमारी भावना होती है। इसलिए हम स्कूल विद द कल्चर करते हैं। तो आपको इतना ही कहना है सर, हमारे जो प्रॉब्लम्स है ये ऊपर तक पहुँचाइएगा। मैं ऊपर तक यानी बलकौड़े साहब वहाँ से ऊपर मिनिस्टर तक वहाँ तक जाने दीजिएगा सर। उसके बाद में सेंट्रल मिनिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है सर, हमने भी लेटर दिया तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। हमने यहाँ से भी लेटर डाला तो उनका प्राइम मिनिस्टर हाउस में आप कोई भी लेटर डाला तो आपको 3 दिन के अंदर आंसर आता है, एट एनी कॉस्ट आता है। हमने भी 10 बार उसका टेस्ट किया है कि कभी भी कोई आंसर गया तो आंसर आता है, या वहाँ से मैसेज आता है ये नंबर है महाराष्ट्र असेंबली का, उधर बात करो। महाराष्ट्र असेंबली वाले से लेटर आता है, फ़ोन आता है, आप इनसे बात करो, और वहाँ हर जगह रिप्लाई आता है। लेकिन हमें आपके थ्रू जाना है क्योंकि आप लोकल हो और लोकल प्रॉब्लम आपको सबसे ज़्यादा मालूम है, क्योंकि इंक्वायरी बाद में जैसे ऊपर से नीचे आने वाली है, तो फिर हम आपके साथ क्यों नहीं जाए। इसलिए आपके लिए मैं आया हूँ सर, आपको इतनी विनती करता हूँ कि हमारा सब मैसेज दीजिएगा ऊपर। और तो कोई कंप्लेंट किसकी होनी नहीं चाहिए जाजू जी, मेरे ख्याल से मैंने सब पॉइंट कवर किए हैं। तो ये मुझे जो स्टडी है, जो आपके साथ बैठता हूँ और प्रिंसिपल के साथ बैठता हूँ, जब चर्चा होती है तो यही चर्चा है अपनी। तो सर सगळं सरळ सरळ चालू आहे, ते सरळ सरळ करा, ते प्लस प्लस करत असताना आम्हालाही काहीतरी प्लस प्लस द्या, एवढं सांगतो। जय गणेश, जय गणेश। बहुत बढ़िया, साकला सर ने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं, सारे के सारे पॉइंट उन्होंने निकाले, और चेहरे हम देख रहे थे कि सभी लोगों का दर्द जो है बाहर झलक रहा था। और ये सच है कि जो भी पॉइंट्स दिए हैं, जो प्रेशर चल रहा है, ये सभी के ऊपर, खास करके अनएडेड स्कूलें जो है वहाँ पर जो टीचर्स है, प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट है, इनकी तकलीफें बहुत ज़्यादा है। अभी पाटिल सर से रिक्वेस्ट हम ये करेंगे, हमने लोकल, ये पिंपरी चिंचवड़ एजुकेशन समिट है, पिंपरी चिंचवड़ के स्कूलों को हमने ज़्यादा इसमें सम्मिलित करके लिया।
यहाँ पर कई जो है अलग अलग स्कूलों से लोग आए हैं, मैनेजमेंट पर्सन है, इवन प्रिंसिपल्स है, और वो ये सारे पॉइंट आपके सामने रखना चाहते थे जो सकला सर ने रखे। अभी मैं आपका एरिया जानना चाह रहा हूँ कि कॉरपोरेशन बोलिए या गवर्नमेंट मशीनरी जो है, तो मैं अभी जो हमारी लोकल अथॉरिटीज है उनके रिप्रेजेंटेटिव से जानना चाहता हूँ कि ये जो पूरा डाटा प्रोसेसिंग है या ये जो पूरे के पूरे इनके जो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट चल रहा है, तो इसके अंदर उनको क्या अभिप्रेत है और जैसी दिक्कतें हमारी है उनकी दिक्कतें क्या है। पाटिल सर। सर्वांना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका शिक्षण विभागातर्फे अभिवादन। मला आता या सगळ्या समिटमधनं एक लक्षात असं येत आहे की आमच्या शिक्षण विभागाकडून तुमच्याकडे जे सरलला आधार व्हॅलिडेशन असेल, युडायसला आधार व्हॅलिडेशन असेल, ही जी काही कामं चालू आहेत त्याच्यामुळे तुम्ही लोक जरा जास्त व्यस्त झालायत। पण मी नम्रपणे एक सांगू इच्छितो की हे जे 3 गोष्टी आहेत सध्या, आता सरलला आधार व्हॅलिडेशन असेल किंवा युडायस असेल, युडायस प्लस असेल, हे आताशी तुमच्यापर्यंत म्हणजे तुम्हाला त्याचं थोडे तुम्ही पॅनिक झालात, परंतु तुम्ही एक तुलनात्मक विचार करा की महानगरपालिकेच्या देखील शाळा आहेत, इथे पॅरेंट लोक किती आहेत जरा हात वर करता का? अच्छा, आणि आमचे टीचर लोक किती आहेत? मोस्टली टीचर आहेत, म्हणजे तुम्ही जास्त पॅनिक झालेला आहात। विषय असा आहे, महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये सुद्धा शिक्षक कार्यरत आहेत आणि तुम्ही सुद्धा खाजगी शाळांमध्ये कार्यरत आहात। या दोघांमध्ये एक पॅरलल प्रकार असा आहे, युडायस असेल किंवा जे काय असेल, पॅरेंट लोकांकडनं आपल्याला आधार जो मागून घ्यायचा आहे आणि तो आधार आपल्याला तिथे व्हॅलिडेशन करायचं आहे। हे पहिल्यांदा कशासाठी लागतंय ते आपण समजून घेणं गरजेचं आहे। असं एखाद्या टीचरला माहिती आहे का की आपण हे का जमा करतोय? कुणाला माहिती असेल ना प्लीज बोट वर करा की आम्ही हे का करतोय, गव्हर्नमेंटने हे का चालवलेलं आहे। फक्त तेवढंच एक कन्सेप्ट नाहीये मॅडम, अजून आहे। तुम्ही आहात, उत्तर बरोबर आहे, बोगस विद्यार्थी येऊ नयेत हे तर आहेच आहे, अजून काहीतरी आहे त्याच्या वाटेमागे। अजून राजू शेठ सांगला बघा, एक बिल्डर लॉबी मधली व्यक्ती, पण ते सांगून गेलेत त्याच्यात, त्यांच्या प्रश्नातच त्यांनी एक उत्तर देऊन गेलेत। त्यांनी सांगितलं बजेट तयार करावं लागतो गव्हर्नमेंटला, तर एकच विद्यार्थी समजा 3 शाळांमध्ये असला तर त्याच्या 3 ठिकाणी ते बजेटला तो दिसेल। मग आपल्याला काय करायचंय, त्याचं जे नाव आहे आधारवरती तेच नाव त्या युडायस प्लस मध्ये भरायचंय किंवा युडायस मध्ये भरायचं, सरळला व्हॅलिडेट करायचं आहे। आता अडचणी कुठे सुरू होतात, तुमची सर्वात मोठी तक्रार आहे की आम्ही लोक तुम्हाला टॅब देत नाही, लॉग इन आयडी पासवर्ड तुम्हाला पाहिजे। मला सांगा, लॉग इन आयडी पासवर्ड जर तुम्हाला देऊन टाकला तर हे ऑफिसेसला आम्हाला टाळं ठोकावं लागेल ना। आणि आम्ही का देत नाही ते म्हणजे लगेच का देत नाही, तर तुम्ही लोक काय करताय, 100% आधार व्हॅलिडेशनचं काम तुमच्याकडनं होत नाही आणि त्याच्यामध्ये तुमचा दोष नाही, पालकांची देखील उदासीनता आहे। पालक काय करतायत, आधार कार्ड काढत नाही, म्हणतात आमचं चालू आहे काम। यूपी बिहार मधनं आलेली लोक आहेत जे टेम्पररी काम करतात, पुन्हा ते निघून जातात। तो विद्यार्थी तिकडच्या शाळेत पण दिसत असतो, त्याला डिटॅच करायचं असतं, अटॅच करायचं असतं, या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत आणि मग तुमचा वेळ जातो। आता आमच्या महानगरपालिकेमधल्या शिक्षकांना ह्या गोष्टींना इतकं फेस करावं लागतंय। तुमच्याकडे तरी क्लार्क आहेत, शिपाई आहेत, आमच्या महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये क्लार्क पण नाहीत, शिपाई पण नाहीत। आत्ताचे जे कमिशनर आहेत, मान्य सन्मान्य आयुक्त आमचे शेखर सिंह साहेब, यांच्या या सगळ्या गोष्टी लक्षात आल्या। मी इथे आज सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी म्हणून तुमच्याशी बोलतोय, परंतु मी एका शिक्षक संघटनेचा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये शिक्षक संघ म्हणून एक संघ आहे, त्याचा अध्यक्ष देखील आहे। आमच्या शिक्षकांना येणाऱ्या प्रॉब्लेमसाठी आम्ही देखील तुमच्यासारखंच तक्रारी घेऊन गेलो, तेव्हा त्यांनी काय केलं, डाटा एंट्री ऑपरेटर आम्हाला दिले शाळांमध्ये। आता तुम्हाला आम्ही जे सांगतो की नॉन टीचिंग स्टाफ नेमा, कारण की काय आहे, ह्या 3 गोष्टी ज्या आहेत ह्या युद्ध पातळीवर आपल्याला पूर्ण करायच्यात आणि आम्ही टॅब आणि ते लवकर देत नाही। त्याच्या पाठीमागचं कारण असं आहे, माझ्याकडे आता लिस्ट घेऊन बसलेलो आहे मी, 162 स्कूल अशा आहेत सर, 13% कामकाज पूर्ण आहे फक्त आधारचं। आता हे जर 13% काम पूर्ण असेल, त्यांना आम्ही टॅब का द्यावा? आम्ही जर त्यांची अडवणूक केली नाही तर ते काम करतील असं कशावरून? आम्ही जेव्हा या गोष्टी अडवतो ना, मग तेव्हा काय होतं, त्यांचे ते पॅनिक होतात की आम्ही कशा एंट्री करायच्या, आमच्याकडे नवीन स्टुडंट आलेले आम्ही कसे भरायचे। आम्ही जेव्हा हे अडवतो तेव्हा काय होतं,
तिकडं काम सुरू होतं. मग ते आमच्याकडे फोन येतो की ते टॅब द्या. मग आमच्याकडे 2 रथी महारथी बसलेले आहेत जे जाजू सरांचे अतिशय लाडके आहेत. एक आहे वाघ आणि दुसरे आहे जरिता. अधिकार कुणाला आहे? मिस्टर संजय नायकडे हे इज एज्युकेशन ऑफिसर इन पीसीएमसी. मिस्टर विलास पाटील, मी आहे सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी, म्हणजे माझ्या अंडरमध्ये ते दोघं काम करतात. आता हे काय केलं आम्ही, सेंट्रलायझेशन केलेलं आहे. शिक्षण अधिकाऱ्यांना ह्या येणाऱ्या केसेसवर लक्ष द्यायचं का तुमच्या टॅबकडे लक्ष द्यायचं, त्यासाठी आपले माननीय अतिरिक्त आयुक्त आहेत प्रदीपजी जांभळे पाटील यांनी इतका स्ट्रॉंग अभ्यास केला. ते स्वतः 5 वर्ष शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. त्याच्यानंतर त्यांनी MPSC वगैरे दिली आणि ते सुपर क्लास 1 अधिकारी आहेत. आज ते आपल्याकडे ॲडिशनल कमिशनर आहेत. त्यांनी अभ्यास करून मला एके दिवशी बोलवलं. मी पर्यवेक्षक म्हणून 3 वर्ष कामकाज केलेलं आहे. पॅन्डेमिकमध्ये सरांबरोबर मी असंच एकदा आपलं चर्चासत्र आयोजित केलं होतं. इतक्या तक्रारी यायच्या, त्याचे काही GR आहेत जे मला बायहार्ट आहेत की कुठे काय करता येऊ शकतं, आम्हाला काय राईट्स आहेत, आणि मी त्याचा पुरेपूर वापर केला तेव्हा. आणि माझ्यामुळे बऱ्याच शिक्षण म्हणजे शैक्षणिक संस्थांना त्रास देखील झाला. कोण हा विलास पाटील? मग तुमच्या खाजगी शाळांच्या ज्या काही संस्थापकांच्या संघटना आहेत त्यांनी माझी तक्रार केली आयुक्तांकडे की हा कसं काय सील करू शकतो. आहे, मला राईट्स होता. पण काय आहे की आमचे शिक्षण खात्यातले काही अधिकारी घाबरतात कारवाई करायला. का घाबरतात? शैक्षणिक संस्था उभी करणं म्हणजे काही सोपी गोष्ट नसते. आज राजेश शेठ सांगला एक छोटं उदाहरण इथं होतं, DK भोसले साहेब दुसरं उदाहरण होतं. हे लोक किरकोळ नाहीत ना, यांच्या ओळख डायरेक्ट प्राईम मिनिस्टर पर्यंत आहे. यांनी जर एक फोन केला तर विलास पाटील किरकोळ आहे. माझी नेमणूक तिथे झाल्यामुळे तुमचा शैक्षणिक संस्थांचा आता एक फायदा असा होणार आहे, तुम्हाला जे टॅब मिळत नाही वेळेवर, ते काही सेफकी दिली जात नाही, ते संपूर्ण कामकाज माझ्या देखरेखीखाली आता दिलेलं आहे. मी तुम्हाला तिथे शाळेला बोलवून घेणार. तुम्हाला आम्हाला शाळेला डायरेक्ट तिथे ते ID आणि पासवर्ड देता येणार नाही. त्याच्या मागे अनेक कारणं आहेत. माझ्याकडे तुम्ही पर्सनली यायचं, मी तुम्ही ते काम केलेलं आहे का ते चेक करणार, जागेवरच तिथे साईन होईल. आणि ते 2 जण जे आता डाटा एंट्री ऑपरेटर आहेत आमचे, त्यांच्याकडनं देखील आम्ही ते काम काढून घेऊन पालिकेचा एक कर्मचारी आमचा जो RTचं कामकाज बघत होता कुचेकर, त्याचीही बदली केलेली आहे. तिथे आता एक प्रिन्स सिंग म्हणून व्यक्ती नेमलेला आहे, त्याला आम्ही ते काम देणार. आणि त्यांनी माझं साईन पाहिली की त्यांनी लगेच त्या शाळेला त्याच दिवशी ID आणि पासवर्ड द्यायचा किंवा ते की ओपन करून द्यायचे आणि तुम्ही ते विद्यार्थी पटकन भरून टाकायचे. म्हणजे तुमचं काम आम्ही तिथे सोपं करतोय. सरांनी जे सांगितलं त्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी ज्या आहेत त्या वास्तविक आहेत, याबद्दल दुमत नाही. जसं तुम्ही म्हटले की कॉर्पोरेशन मध्ये बराच प्रेशर आहे, लोक पण कमी आहेत, मात्र शाळा भरपूर आहेत. आम्ही हेच म्हणतोय की आमची डिमांड म्हणजे ही नाही की आम्हाला सगळे अधिकार द्या किंवा सगळे प्रॉब्लेम जे आहे ना ते आम्ही सॉल्व्ह करतो. मात्र नेमकं काय होतं, इथून जेव्हा शिक्षक किंवा जे प्रिन्सिपल किंवा जे कोणी ऑफिसर्स इथून जातात तुमच्या सेंटरमध्ये डाटा एंट्री करायला, तिथं नोडल ऑफिसर आपले युजर पासवर्ड ओपन करून देतो आणि दे आर गोइंग टू एंटर देअर डाटा देअर. ते आपल्या शाळेचा सगळा डाटा त्याच्यामध्ये फीड करतात. आता यामध्ये होतं काय की अर्ध्या वेळेला तुमचं जे आहे ते सर्व्हर्स डाऊन असतं. बरं, याच्यामध्ये मेसेजेस खूप उशिरा येतात. सकाळी 10 वाजता येतं की 12 वाजेपर्यंत माणूस पाठवा, 12 वाजता येतं की 2 वाजेपर्यंत पाठवा, 2-3 वाजता येतं की 4 वाजेपर्यंत पाठवा. आता जास्तीत जास्त शिक्षिका या म्हणजे महिला जास्त आहेत. कॉर्पोरेशन शाळा किंवा एडेड स्कूल्स आणि नॉन एडेड स्कूलमध्ये खूप मोठा फंडामेंटल डिफरन्स आहे. एडेड शाळेमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांचं जे वेतन प्रणाली आहे ती खूप उच्च लेवलची आहे. या व्यतिरिक्त त्यांना ते बांधील आहे की तुम्हाला हे काम करावंच लागणार, अगदी इलेक्शनचे पण काम करू शकतात. प्रायव्हेट अनएडेड स्कूलमध्ये या गोष्टी ज्या आहेत ना त्याला बंधनं येतात. हे जे शिक्षिका आहेत तर ह्यांची वेतन प्रणाली त्याप्रमाणे नाही. या व्यतिरिक्त यांच्यावरती परफॉर्मन्सचा फार मोठा प्रेशर आहे, कारण ही प्रायव्हेटमध्ये यांचं कॉम्पिटिशन खूप मोठं आहे आणि त्याबद्दल त्यांची पण बरीच अनेक मत आहे. यासाठी मी पुढचाच पॅनल तुम्हालाच मध्यस्थ ठेवून ताबडतोब सुरू करतोय. त्यासाठी मी इथं पाचारण करतो मनीषा काळे मॅडम RMD इंटरनॅशनल स्कूलच्या आणि सुप्रिया जाधव मॅडम अराईज इंटरनॅशनल स्कूल तर्फे तुमचा जो दृष्टिकोन आहे किंवा जो प्रॉब्लेम आहे तुम्ही मांडू शकता. आणि पाटील सर हे खूप चांगले मित्र आहेत सगळ्या शाळांचे. त्यांनी जे म्हटलं त्यांचा अनुभव आहे, त्यांना हे पण माहीत असेल की जेव्हा पॅन्डेमिक काळामध्ये बराच प्रॉब्लेम त्यांच्यावरती पण चालू होता त्यावेळी फोरम तर्फे आणि सगळ्या शाळांतर्फे मी स्वतः बोललो होतो की पाटील साहेबांसारखा व्यक्ती असू द्या, आम्ही पण त्यावेळी तुम्हाला सपोर्ट
जो आहे दिला होता की नियमाप्रमाणे काम करा, मात्र दोन्ही बाजूच्या ज्या गोष्टी आहेत ना त्या समजून घ्याव्या लागतील, कारण पालकांनाही सगळे नियम माहीत नाहीत, अगदी शिक्षकांना माहीत नाही, माफ करा तुमच्या विभागातल्या लोकांनाही माहीत नाही. कारण मी ब्युरोक्रॅसी कशा पद्धतीने काम करते, त्यांचे काय लिमिटेशन्स आहेत किंवा नेमकं काय करायला पाहिजे ज्यानं पालकांचा फायदा होईल या गोष्टीची खूप डीप स्टडी केली आणि त्यानंतरच मी ते 4 पॉइंटचा जो रिझोल्युशन दिला आम्ही जो फोरम तर्फे 28-29 एप्रिल 2020 ला, आणि म्हणून तो ब्युरोक्रॅसीने पण ऍक्सेप्ट केला, अगदी मिनिस्ट्री लेवलला ऍक्सेप्ट झाला आणि तो जसाच्या तसा 8 मे 2020 च्या GR मध्ये तो उतरवला गेला. तर इथं पण जे आपण बोलणार आहोत ते फ्रुटफुल आउटकम साठीच आहे. ही चर्चा फक्त इथपर्यंत नाही, याच्यामध्ये जे रिझोल्युशन येणार, ज्या गोष्टी आपण मांडणार ते याच्या पुढे एस्केलेट होणार आहेत. आणि मी सर्वात आधी मनीषा मॅडमला जे माईक हँडओव्हर करतो की त्यांनी आपलं जे काही तुमचे एक्सपेक्टेशन आहेत या व्यतिरिक्त जे तुम्ही फेस करताय आणि त्याला तुमचं सोल्युशन काय, कारण आपल्याला सोल्युशनवर काम करायचं आहे, ते नुसतं एकमेकावरती आरोप प्रत्यारोप नाही करायचे, तर ते सोल्युशन आपण पॉइंट आउट करणार आहोत. सो आज मी प्रिन्सिपल्सला रिप्रेझेंट करते आहे. इथे जे काही प्रॉब्लेम सर्वजण फेस करतायत, मे नॉट बी की मी पूर्ण प्रॉब्लेम्स इथे प्रेझेंट करते, बट हा काही डेफिनेटली मी करू शकते. सो पहिला पॉईंट माझा जो आहे, पॅन्डेमिकमध्ये तुम्ही आम्हाला सांगितलं होतं की विदाऊट LC तुम्ही ॲडमिशन्स घेऊ शकता. त्यांचं जे काही ट्रान्सफर रिक्वेस्ट वगैरे आहे 15 दिवसात जर समोरच्या शाळांनी एक्सेप्ट केलं नाही रिक्वेस्ट तर एज्युकेशन डिपार्टमेंट ते करेल. त्याकरिता आम्हाला एक लेटर स्टुडंटच्या नावासहित तुम्हाला द्यावं लागेल. बट ऑलरेडी आम्ही ते लेटर तुम्हाला दिलेलं आहे आणि त्याला जवळपास 3 वर्ष झालेली आहेत. स्टील ते मुलं आमच्या पोर्टलवरती नाही आहेत. मग यासाठी सोल्युशन काय हवं? आमच्याकडे प्रशासनामध्ये काही लूप होल्स आहेत. म्हणजे जी लोक ते ज्यांनी ते काम करून द्यायला पाहिजे तुम्हाला त्या शाळेतनं डिटॅच आणि अटॅच करून देणं, ती लोक ॲक्च्युली आमच्याकडे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर आहेत. त्यांना 6 महिन्यांनी आम्ही ब्रेक देत असतो. दर 6 महिन्यांनी त्यांना 1 दिवसाचा ब्रेक दिला जातो आणि तो ब्रेक नंतर पुन्हा त्यांना 6 महिन्यासाठी पुन्हा अपॉइंट केलं जातं. त्यामुळे झालं काय, त्यांची एक मोनोपॉली झालेली आहे ते आमच्या 2 डाटा एंट्री ऑपरेटरची. हा जो समिट आज चालू आहे ना तो केवळ त्या 2 लोकांमुळेच आहे असं मला वाटतं. तर याच्यावर सोल्युशन एकच आहे, त्यांना आम्ही इथनं पुढे डायरेक्ट ऑर्डर देणार आहोत की जे काही शाळांच्या आतापर्यंत ऍप्लिकेशन आले, आमच्या पुढे आजपर्यंत एकही ऍप्लिकेशन पाहायला मिळालेलं नाही मॅडम. म्हणजे फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्ही 3 वर्ष झालं म्हणताय की आम्ही ऍप्लिकेशन देतोय, परंतु मला सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पण हे ऍप्लिकेशन मी नाही तर स्वतः जाजूंनी तुमच्याकडे आणून दिलेलं आहे. सो यू कॅन नॉट डिनाय की ते नाही, आणि माझ्याकडे त्या लेटरचं रिसिव्ड आहे. नाही सांगतो तुम्हाला, इन्व्हर्ट केलं म्हणजे तो प्रत्येक कागद माझ्याकडे येईलच असं नसतं. आता माझी अपॉइंटमेंट झालेली आहे तर मी ते पाहून, जाजू सर माझा शब्द आहे तुम्हाला, आणि विलास पाटीलने जो शब्द दिला तो पूर्ण केल्याशिवाय विलास पाटीलही शांत बसत नाही. मग भलेच मला कुठल्याही अडचणींना तोंड द्यावं लागू देत, तुमचं ते अटॅच आणि डिटॅचचं काम मी ह्या मार्च एंडिंग पर्यंत तुम्हाला करून देईल. थँक्यू व्हेरी मच. मात्र हेच होत असतं की गव्हर्नमेंट मशिनरीमध्ये जसं तुम्ही म्हणता की तुमच्या अंडरमध्ये काही लोक ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस वगैरे आहेत, ते टेम्पररी आहेत, मात्र शाळा आणि विद्यार्थी इकडे परमनंट आहेत. सर त्यांचा प्रॉब्लेम जरा सॉल्व्ह करा. पालकांना मी एक सांगतो, आधार कार्ड एका विद्यार्थ्याचा राहिला ना एक का, तर सगळे टॅब बंद आहेत. आणि तुमच्यामुळे जे लोक आधार कार्ड करत नाहीत आणि विनाकारण भांडतात, म्हणजे काय मी स्पष्ट सांगतो डोकं नसल्यासारखे भांडतात, आधार कार्ड काय लागून गेले, काही लोक मोदी विरोधी असल्यामुळे आधार कार्ड काढत नाही असे पण आहेत आमच्याकडे. ठीक आहे, तर आधार कार्ड नसल्यामुळे सगळ्या विद्यार्थ्यांचं नुकसान होतंय. आणि 11वी 12वी 10वीला जाताना जर कुणाला त्रास झाला तर त्याला शाळा पूर्णपणे जबाबदार नाहीयेत. जर आधार कार्डमुळे असेल तर इकडे भांडू नका, सरकार त्यासाठी यंत्रणा राबवत आहे. तर ही ऍक्च्युली एथिकल जबाबदारी आणि प्रॅक्टिकल जबाबदारी तुमची आहे. तर टेम्पररी करा किंवा परमनंट करा, मात्र सोल्युशन परमनंट करा. पुढचा मुद्दा मॅडम जर असेल तुमचा तर. मी जरा एक सांगतो, काही शाळांचं इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आहे ना, म्हणजे RTIचे 10 इंडिकेटर जे आपल्याला लागतात. समजा उदाहरणार्थ एक फॉर एन एक्झाम्पल सांगतो की प्ले ग्राउंड असेल, ते नॉर्म्समध्ये जे पाहिजे त्यानुसार ते प्ले ग्राउंड्स पाहिजे. तुमच्याकडे युरिनरी सिस्टम जे आहे, मुलींसाठी स्वतंत्र मुलांसाठी स्वतंत्र, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत 10 इंडिकेटरमध्ये, ड्रिंकिंग वॉटर फॅसिलिटी असेल, या सगळ्या तुमच्या फुलफिलमेंट पाहिजेत.
ते सुद्धा पाहिलं जाईल. अटॅच आणि डिटॅच करताना असेल किंवा व्हॅलिडेशन करताना असेल तेव्हा सुद्धा आमचा टॅब दिला जात नाही. आणि ज्या वेळेस मी तिथे आता बसतोय, मी ते पाहतोय, ते प्रत्येक गोष्ट चेक करायला माझ्याकडे यंत्रणा आहे. सर, याच्यामध्ये मी एक सांगू इच्छितो, बरोबर आहे तुमचं म्हणणं, मात्र तुम्हाला असं नाही वाटत की आधी तुम्ही बिल्डिंग बनवली नंतर अनालिसिस करताय? त्या विद्यार्थ्याचा त्याच्यामध्ये काय दोष आहे? जो विद्यार्थी त्या शाळेमध्ये ऍडमिशन घेतलेलं आहे त्याला तुम्ही परमिशन दिलेली आहे. आज जर त्यांचा इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी जास्त असेल तर कारवाई करा, दंड लावा, मात्र त्या विद्यार्थ्याचं सरळ युडॅस किंवा युडॅस पोर्टल का थांबवता? सर, मी एक सांगतो ना, माझं म्हणणं असं आहे की सरळ सरळ आता एक रॅम्प बनवायला असं किती अडचण असते बरं? नाही, अडचण नसावी, आणि नाही केलं तर कारवाई करा हे आम्ही म्हणतोय. अशा कारवाई हे सोल्युशन नाही सर, मला पूर्ण करून घ्यायचंय. ते करून घ्या. मुलांवर नाही, आपण त्यासाठी काय करतो, टॅब अडवतो. मला सांगा, रॅम्प बनवायला 3 दिवस लागणार असतील, एखादी शाळा महिने बनवतच नसेल. तुम्ही टॅब अडवताय, राईट? टॅब अडवल्यावरती त्यात शाळेचं काय नुकसान आहे? फॉर एक्झाम्पल, आता माझ्या शाळेमध्ये जेव्हा मी 3 वर्षापूर्वी जरिता मॅडमकडे रिक्वेस्ट केली की आता माझा टॅब ओपन करा, माझ्याकडे नवीन स्टुडंट्स आहेत, ओके, तेव्हा मला म्हणण्यात आलं की तुमचं आधार व्हॅलिडेशन कंप्लीट करा, त्यानंतर तुम्हाला देण्यात येईल. बरं, पालकांना रिक्वेस्ट केली, आधार कार्ड आमच्याकडे आले नाही. दुसऱ्या वर्षी मी संतोष जाधव सरांना रिक्वेस्ट केली, मॅडम व्हॅलिडेशन कंप्लीट करा, तुमचं होईल. तिसऱ्यांदा वाघ सर, त्यांचंही म्हणणं आलं की आधी ते कंप्लीट करा मग. आता 3 वर्षाचे मिळून माझे जवळपास 238 मुलं आहेत जे सरलवरती रजिस्टर्ड नाहीयेत किंवा युडायस प्लस वरती पण ते नाहीयेत. ओके, बरं, त्या मुलांची काय चूक आहे? त्या 238 मुलांकडे आधार आहे, सर्व काही आहे, पण ज्या लोकांनी आधार काढलं नाही त्या लोकांसाठी या लोकांना सफर का करावं लागतंय? दुसरी गोष्ट, आता जे मुलं 7वी मध्ये समजा माझ्याकडे आला, त्याचं एंट्री माझ्या स्कूलमध्ये नाही झाली, 3 वर्षानंतर तो 10वी पासून माझ्या स्कूलमधनं जातोय. समोर ऍडमिशन घेतल्यानंतर समोरच्या कॉलेजचा प्रश्न येतो की तुमच्या शाळेत या मुलाचं नाव का नाही? थोड़ा समअप करेंगे क्योंकि समय की सबके पास कमी है. सुप्रिया मैम को भी मैं बोलूंगा कि आपका कोई मुद्दा है तो थोड़ा सामने रखिए, तो हम एक साथ जवाब लेंगे. और एक और चीज, किसी का हम नाम ले रहे हैं मतलब वो भी जिम्मेदार नहीं है, वो भी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं. जो भी वाक सर हो, जरीता हो, या जो भी ब्यूरोक्रेट में बैठे, हर किसी का एक लिमिटेशन होता है, तो हम किसी को दोष नहीं दे रहे. तो किसी का नाम ले रहे तो ये मत समझना कि वो व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है. हम एक सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं. इनका भी हमें कोऑपरेशन चाहिए और हमें भी उनका. एक मैं पॉइंट सुप्रिया मैम से ले लेता हूं और फिर हम आपके पास आते हैं. नमस्कार सर. मुद्दा हॅलो, नमस्कार. जो मुद्दा आता आपण बोलतो आहोत तो भले आधार कार्डाचा असेल किंवा शाळेच्या टॅब ओपनचा असेल किंवा विद्यार्थ्यांच्या एंट्रीचा असेल, सगळ्यात पहिला प्रॉब्लेम जो ह्या संपूर्ण सिस्टीम मध्ये आहे तो आहे कम्युनिकेशन गॅप. सगळ्यात महत्वाचं आहे की जरी स्टेट बोर्ड आहे, सीबीएसई आहे किंवा जे लोकल विभागीय ऑफिसर्स आहेत, सगळ्यात पहिलं शाळेच्या सुरुवातीच्या वर्षावरती त्या महिन्यामध्ये एक मीटिंग घ्या, वर्षभराची नियमावली काढा की हे आम्हाला अपेक्षित आहे तुमच्याकडून, वर्षभराचा एक मुदत वेळ द्या. त्या कालावधीमध्ये जर आम्ही हे नाही केलं तर तुम्ही आम्हालाही दंड द्या, पण विद्यार्थ्यांचं नुकसान करू नका. हा सगळ्यात पहिला मुद्दा. जे पण काही नवीन नवीन योजना राबवल्या जात आहेत, आम्हाला मान्य आहे की आम्ही भारत देशाच्या प्रगतीच्या कार्यामध्ये आमचाही तेवढाच हात आहे आणि आम्ही तो केलाही पाहिजे. आपण सगळेजण म्हणतो फिनलँडचं एज्युकेशन खूप चांगलं आहे, तिथले शिक्षक खूप चांगले आहेत. ते का चांगले आहेत? कारण त्यांचं ट्युनिंग त्यांच्या गव्हर्नमेंट बरोबर सिमिलर वेनी जात आहे. आपल्याकडे स्टेट गव्हर्नमेंटची डिमांड वेगळी आहे, सीबीएसईची डिमांड वेगळी आहे, आणि आम्ही ज्यांच्या पगारावरती आहोत एडेड स्कूल्सच्या, त्यांची डिमांड वेगळी आहे. कारण सगळेजण एका कॉम्पिटिशन मध्ये पळतायत, पण त्या कॉम्पिटिशन मध्ये हे जे मधले आहेत, जे आमच्यासारखे आहेत एम्प्लॉईज, त्यांचं खूप मरण होत आहे. आणि आम्ही सगळ्यांना उत्तरदायी ठरतो आहे, विद्यार्थी असेल, पालक असेल किंवा संस्था चालक असेल. ते एक निवेदन आहे, जर वर्षाच्या सुरुवातीला तुम्ही एक कॅलेंडर केलं, स्टेटच्या मान्यतेशिवाय सीबीएसई मान्यता देत नाही, म्हणजे तुम्ही आमची पहिली गरज आहात. आमची पहिली गरज पूर्ण झाल्यावरच दुसरी गरज पुढे येते, आणि दोघांनी जर एक समान पातळीवरती येऊन एक कॅलेंडर बनवलं आणि त्याच्यात आम्हाला सूचित करा की याच्यातले कमीत कमी 2 गोष्टी तुम्ही ऍक्सेप्ट करा, त्या 2 गोष्टी आम्ही करायला तयार आहोत. मग भले माझी शाळा सुंदर शाळा असेल
किंवा तुम्हाला परीक्षा पे चर्चा पाहिजे आहे, तुम्हाला आम्हाला एक्झिबिशन मध्ये इन्व्हॉल्व करायचं आहे, हा आमच्या कॅलेंडरचा एक भाग होईल. कारण पालकांची कशी अपेक्षा असते की विद्यार्थ्यांना सगळ्याच गोष्टी व्यवस्थित आणि नीट मिळाल्या पाहिजेत, त्यांना समाजही कळलं पाहिजे, संस्कृतीही कळली पाहिजे, शिवाय त्यांना ग्लोबल प्लॅटफॉर्मवरती उभंही राहता येईल. तर माझी अशी अपेक्षा आहे की तुम्ही सगळ्यांनी कुठेतरी एका कॉमन प्लॅटफॉर्मवरती येऊन हे कॅलेंडर तयार करावं आणि ते आमच्यापर्यंत प्रस्तुत करावं. थँक्यू. एक चीज मैं और बोलता हूँ, इनका जो मुद्दा है वो क्या है असल में, वो ये है कि जो आजकल है ना ऊपर से आ जाता है कि स्टेट से आता है कि अब ये जल्लोष के लिए बच्चे ले जाने के, फिर आ जाता है कि आपने जो है वो पर्टिकुलर G20 है उसके लिए बच्चे ले जाने, फिर आता है कि वो माझा मुख्यमंत्री माझी शाळा वो आपको काम करने का है, एनालिसिस कर रहे हैं. स्टेट करता है अलग, बोर्ड करता है अलग, मुख्यमंत्री करते हैं अलग, सब करते हैं अलग. मतलब हमको ऐसा लगता है कि हम सिर्फ परीक्षा ही दिए जा रहे हैं. परीक्षा पे चर्चा बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं खुद सपोर्टर हूँ उसका, लेकिन इस बार मैंने लेटर लिखकर बोला है और सीबीएसई बोर्ड को भी बोला है कि 5वीं व 6ठी से 8वीं तक के बच्चे परीक्षा पे चर्चा पे क्यों उनके 2 पीरियड खराब कर रहे हो आप उनको जो है पढ़ने दो. 9वीं 10वीं के बच्चे ठीक है, उनके लिए रिलीवेंस है उस चीज का. तो ये मैंने जैसे साकला सर बोले ना, मैं लेटर लिखता रहता हूँ, मैंने वो भी किया हमारा. लेकिन एक चीज मैं इनकी तरफ से भी आपको बोलता हूँ, मैम आप बोल रहे हो कि साल के स्टार्ट में हमको बता दो कि साल में ये करना है कैलेंडर में. मैडम उनको भी नहीं पता रहता है, उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है ना. क्या होता है कि ऊपर एजुकेशन मिनिस्टर बदल जाते हैं या नए आते हैं, फिर ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनके ऊपर के वो बोलते हैं ये करना है और इसका रिपोर्टिंग ऊपर देना है. सेंटर बहुत फास्ट काम कर रहा है, नीचे थोड़ा सा जो है ना घूमने में टाइम लग रहा है, तो वो दिक्कत इनकी भी है. सर आता मला जस्ट एज्युकेशन ऑफिसर नायकडे साहेब त्यांचा फोन आला होता. ते मला विचारत होते एका स्कूलचं नाव. मी त्या स्कूलचं नाव घेणार नाही. ते आपल्या पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये एकूण 22 शाळा इल्लीगल आहेत, अनधिकृत, ज्यांना शासनाची मान्यता नाही, आणि शाळा तर मात्र चालू झालेली, विद्यार्थ्यांचं ऍडमिशन झालेलं आहे. आता होतंय काय, तुम्ही करत नसाल पण मी सांगतो, रेप्युटेड स्कूल त्यांच्या 5-10 किलोमीटरवर दुसरी एक इल्लीगल स्कूल आहे, ते विद्यार्थी ऑनलाईन दिसण्यासाठी त्यांनी कुठे जावं. मग ते काय करतात, त्या लिगली असलेल्या स्कूलमध्ये जातात, त्यांच्या फाउंडर मेंबरला भेटतात, आमचे विद्यार्थी तात्पुरते तुमच्याकडे दाखवा जोपर्यंत आम्हाला मान्यता येत नाही. आता मला सांगा, ते अनधिकृत शाळेतले विद्यार्थी तुमच्या शाळेमध्ये दाखवण्यासाठी काहीतरी एक आर्थिक देवाणघेवाण पण असते. म्हणजे तुमची फी समजा 10,000 आहे, त्यातले तुम्ही 3,000 आमच्या इथे द्या, म्हणजे काय होईल, तुमचा तो विद्यार्थी अधिकृत दिसेल. चांगली गोष्ट, विद्यार्थी हा अधिकृत दिसला पाहिजे, ऑनलाईन दिसला पाहिजे. पण ती शाळा इल्लीगल आहे ना, त्याचे विद्यार्थी तुम्ही घेऊ नका ना, तो दुसरीकडे कुठेतरी अटॅच असणार आहे. यांनी नवीनच चालू केली. आता एक शाळा आहे की जिथे विद्यार्थी शिकतात 500, मीच पकडली ती शाळा, आणि 500 विद्यार्थी ऑनलाईनच कुठे नाहीत. हा क्राईम झाला. मग आम्ही टॅब देऊन टाकला आणि ते 500 विद्यार्थी तुमच्याकडे दिसले, आणि नंतर आम्ही ते तुमच्याकडे अटॅचच होणार नाही, कारण की पलीकडनं ते डिटॅचच झालेले नाहीयेत. मग परस्पर टॅब देताना ह्या मोठ्या गडबडी होणार आहेत, आणि म्हणून त्याच्यासाठी कंट्रोलिंगला आता आम्हाला दिलेलं आहे मॅडम, आणि ते तपासून योग्य प्रकारे तुम्हाला मदत करण्यासाठीच आम्ही ही यंत्रणा केलेली आहे. 100% तुम्हाला मदत केली जाणार आहे. मी काही उदाहरणं, म्हणजे मला हे एक्सपोज करायचं नव्हतं. 22 शाळांपैकी काही शाळा आम्ही क्लोज केलेल्या आहेत. आत्ता जस्ट एक फोन आलेला आहे की जिल्हा परिषदच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आमच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना फोन केला की तुमच्या हद्दीमध्ये मोशी भागामध्ये अशी एक शाळा इल्लीगल आहे आणि ती तुम्ही लपवली. आम्हाला लपवून काय मिळणार आहे? म्हणजे आमच्यावर आरोप होतात. एक GR असा आहे की जर आम्ही इल्लीगल शाळा जर त्यांना कळवली नाही शासनाला, तर आपले इथे जे शिक्षण अधिकारी काम करतायत ना, त्यांना आरोपी म्हणून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करायचा. तुम्ही या मताशी सहमत आहात की त्यांना आरोपी करायचं आणि त्यांना फौजदारी गुन्हा दाखल करायचा? मग शासन जर असं करतं, तिथे आम्ही सुद्धा हातबल आहोत. मग आम्ही काय करतो, ते शाळांवर गेलो की मग आम्हाला एखाद्या आमदारांचा फोन येणार, मिस्टर पाटील हा बोलतोय, मी आमदार अमुक अमुक बोलतोय, ती शाळा आपल्या जवळची, सांगा काय करावं आम्ही? एक तर आरोपी म्हणून उभं राहावं, आमच्यावर गुन्हा दाखल करून घ्यावा, किंवा आमदारांची मर्जी सांभाळावी. मला कुणाला दोष द्यायचा नाही, कारण की काय होतं, आमदारांचं ते एक वोट बँक असते, त्यांना तो नाईलाज होतो, त्यांच्या समोर तो बसलेला असतो व्यक्ती, आणि ते फोन लावतात. आता त्याच्यात पण एक गंमत अशी आहे,
दररोज 10,000 रुपये दंड आहे त्या शाळेला आणि वर्षाला 1,00,000 रुपये दंड. दररोजचे 10,000 धरले, 20 दिवस शाळा असते महिन्यातून, 240 गुणिले 10,000 करा, 24 लाख रुपये तो दंड झाला आणि 1,00,000 रुपये वर्षाचा दंड झाला, 25 लाख रुपये दंड. 25 लाखातला आम्ही काय म्हणतो, बाबा तुमची शाळा वाचवायची आपल्याला, तुम्हाला आता इरादा पत्र मिळेल, मग नंतर तुम्हाला 18 महिन्यांनी ती मान्यता मिळेल, तुम्ही काय करा 4-5 लाख रुपये तरी भरून टाका. हे काय करतात, त्यातले 4-5 लाख रुपये पाटील साहेबांनी डिमांड केली आमच्याकडे, ब्राईब मागितले, झालं आम्ही झालो बदनाम. म्हणजे काय होतं, ह्या सगळ्या सिस्टीममुळे काय झालंय की आम्ही कुठेतरी आळा बसावा म्हणून मग काय करतो, तर पहिलं टॅबवर आम्ही लक्ष देतो की इथं गडबड होऊ शकते, ही शाळा कुठे, याच्या शेजारी आम्हाला कोणत्या शाळा आहेत आणि त्या आम्हाला माहिती आहेत, आम्ही फक्त त्या एक्सपोज करत नाहीये. असं आमचं कॉपरेशन तुम्हाला 100% असणार आहे. आणि जाजू सरांनी पॅन्डेमिक मध्ये सरांचं माझं सुद्धा भांडण झालं, आमची ओळख झालेली भांडणातून. काय हो, भांडणातून ओळख झाली ती. सरांकडनं एक दाखला जात नव्हता, मी डायरेक्ट गेलो शाळेवर, कारवाईच करायची म्हटलं, का दाखला दिला जात नाही. पण सरांना ज्यावेळेस मी भेटलो त्यांच्याकडनं जाणून घेतलं, अतिशय उच्च विभूषित व्यक्ती, ज्याला नॉलेज आहे टोटल, आणि खरोखर म्हणजे प्राऊड फील होतो की आपण एका चांगल्या व्यक्तीबरोबर काम करतोय. आणि त्यांनी त्या दिवशी नायकडे साहेबांबरोबर डिबेट केलं की आम्हाला टॅब का दिला जात नाही. 3 तासासाठी त्यांना टॅब ओपन करून दिला, नंतर 36 तासासाठी करून दिला सर. पण ते 36 तासातनं मग तुम्ही किती केले ते सर? 36 तासातनं तो टॅब 1 तासही चालला नाही नंतर. आणि हे मी स्क्रीनशॉट सहित पाठवलंय तुम्हाला पण आणि नायकवाडे सरांना पण. मी जे म्हटलं ना की सर्व्हर चालत नाही, अहो ते 36 तास खूप झाले आम्हाला सगळ्या डाटा एंट्री करायला. आमच्याकडे जे आहे ना इक्विप्ड लोक आहेत, लिटरेट लोक आहेत, इथं पण बरेच जण आलेले त्याच्यामध्ये. फक्त म्हणणं तेच आहे, सर्व्हर तुमच्या हातात नाही खरंय, मात्र आता हे असंच होतं की 36 तास आम्ही यांना दिलं, काय केलं, 36 तास आम्ही वाट पाहिली बफर होत असतानाची. आणखीन एक गोष्ट, परत येऊन आपण टॅबवर येतोय. लक्षात घ्या सर, जशा ह्या शाळा रोज नवीन येत आहेत कारण तुमचा डाटा कलेक्शन पूर्ण होत नाहीये. आमचं म्हणणं तेच आहे, एवढी मॅनपॉवर इथं बसलेली आहे, हजारोनं बसलेली आहे, ती तुमचं सगळं टॅब एंट्री 1 ते 2 दिवसात, 36 नाही 24 तास द्या, 24 तासामध्ये ती एंट्री पूर्ण करेल कमीत कमी आपापल्या शाळेची. मग तुम्हाला ऑटोमॅटिक कळेल की किती विद्यार्थी बाहेर थांबलेले आणि किती विद्यार्थी आहेत. मग तुम्ही आरामशीर त्यांच्यावरती कारवाई करा. सर मी पुढच्या आठवड्यापासून दररोज 30 शाळांना टॅब ओपन करून देणार आहे दररोज. आणि मी स्वतः आढावा घेणार आहे की तुमचं म्हणजे काम चालू आहे ना, जोपर्यंत तुम्ही सांगत नाही की सर आमचं काम पूर्ण झालं तोपर्यंत तो टॅब आपण बंद करणार नाही. सर पण त्याच्यात एकच विनंती आहे, तुम्ही जो टॅब ओपन करून देताय आम्हाला त्याचा युजर आयडी पासवर्ड आमच्या स्कूलमध्ये ओपन करून द्या. तुम्ही तुमच्या ड प्रभाग किंवा ही शाळा ती शाळा इथे 2 शिक्षक पाठवा, लॅपटॉप घेऊन पाठवा. हे बघा कोणीही शिक्षक लॅपटॉप घेऊन येत नाही. बरं त्यांचे वर्किंग आवर्स लिमिटेड आहे. जसं साकला सरांनी सांगितलं की अपकमिंग स्कूल्स हे भरपूर आहेत. जेव्हा कधी आपण टीचरला म्हणतो की तू 1 तास एक्स्ट्रा थांब, 2 तास एक्स्ट्रा थांब, संध्याकाळी मेसेज येतो मॅम टुमॉरो ऑनवर्ड्स आय विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू विथ द जॉब ड्यू टू सम मेडिकल इमर्जन्सी. मॅडम मग काय त्या केसमध्ये आम्ही काय करायचं, हा एक सांगतो. मोठा प्रश्न आमच्यासाठी समोर उभा राहतो. युजर आयडी आणि पासवर्ड शाळेवर देता येत नाही कारण की गव्हर्नमेंटचे तसे नॉर्म्स आहेत. तो आम्ही जर असे देऊ लागलो तर काय होईल, तुमचं मनमानी कारभार सुरू होईल. म्हणजे मी म्हणत नाही की तुम्ही करताल, अशा अनेक शाळा आहेत मॅडम. तर गव्हर्नमेंटच्या रूल्सनुसार आणि नॉर्म्स आणि रेग्युलेशन नुसार आम्ही तुम्हाला टॅब ओपन करून देऊ. जोपर्यंत तुमचं काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत टॅब बंद होणार नाही याची ग्वाही मात्र मी देईल. हो, टॅब तुम्हाला दिल्यानंतर तुम्ही तुमच्या शाळेत काम करायचं. एक मैं करेक्शन करता हूँ सर, बड़ा मैं वैलिड करेक्शन करता हूँ. आप बोल रहे हो कि स्कूलें मनमानी करेंगी, ठीक है. मुझे एक बात बताइए, जहां पर भी ड प्रभाग, ब प्रभाग, जो भी प्रभाग या हमारे स्कूल में जहां कहीं भी आपने टैब ओपन करके दिया, टीचर्स को आप असिस्ट क्या करते हो कि अगर कोई टेक्निकल एरर आ रहा है तो, लेकिन टीचर डाटा एंट्री तो वही कर रही है जो लेकर आई है. क्या आप उसको वेरीफाई कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हैं. सिर्फ आपके मॉनिटरिंग में हो रहा है. देखिए हम ये नहीं कह रहे कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, हम ये कह रहे कि ये बहुत समय लेगा, और ये समय भी लेगा, और साथ ही साथ क्या होगा कि सभी लोगों को उसके अंदर खास करके बच्चे पीस रहे. देखो मैं आपको उदाहरण देता हूँ. अभी हमारे 2 टीचर उधर गए, पहले हमने नॉन टीचिंग भेजा, लेकिन अब उसमें आ गया डाटा एनालिसिस, मार्क्स, ये वो सारी दुनिया की चीजें तो टीचर ही कर सकती. तो टीचर गई वहां पर 2-3 घंटे के लिए, सारे दिन के बच्चे के 6 घंटे के वर्किंग आवर्स है, हो गए उसके पीरियड बंक, बराबर है. सब्स्टिट्यूशन किसको लगाए, गए ना पीरियड.
उसके बाद में क्या हो रहा है, ये रेगुलर इंटरवल्स में हो रहा है। हमारे डाटा के हिसाब से एक हफ्ते के अंदर जब हमने पूरा काम किया तो टोटल बच्चों के मिला के उस टीचर के डेली अगर कुछ पीरियड से 6-6, 7-7 ऐसे 2 टीचर हम दे रहे हैं या जो भी है, सब मिला के मोर देन 70 to 80 पीरियड जा रहे, लैप्स हो रहे। अल्टीमेटली कौन सफर कर रहा है? वो बच्चा। फिर पेरेंट आते, द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन इज नॉट अप टू द मार्क। स्कूल ही फालतू है ना, टीचर ही टिकरी नहीं है, टीचर भाग जा रही है। अरे टीचर वहां है लेकिन वो दूसरी तरफ काम को जा रही है। हम कह रहे हैं कि आप हमको लिमिटेड टाइम के लिए ओपन करके दीजिए टैब, लेकिन ये भी विनंती है कि आप आपके जो भी वो डाटा एनालिस्ट या जो कुछ भी वो आईटी वाले बैठे उनको बोलिए कि उतने घंटों के लिए वो साइट काम करे। सर, एक अजून गोष्ट आहे, जसं सर म्हणाले, तुम्हाला तर माहिती आहे की कुठल्या शाळा अनाधिकृत आहेत आणि त्याला परमिशन आहे, त्या शाळांना हे परवानगी देण्यास काही अवघड नाहीये. साईट तुम्ही व्यवस्थित करा, कारण गव्हर्नमेंटच्या सगळ्याच बऱ्याच गोष्टी आता डिजिटलाइज प्लॅटफॉर्मवर येत आहेत आणि आमच्याकडे वायफायची प्रोव्हिजन खूप चांगली असते आणि सिस्टम्स पण खूप चांगले आहेत. मग आम्ही आमच्याच जागेवर बसून या सगळ्या गोष्टी करू शकतो. असं काहीतरी प्रोव्हिजन केलं तर मला वाटतं मध्य निघेल याचा. मी आज इथे म्हणजे मला एक तुमची समस्या कळालेली आहे. मी आमच्या एज्युकेशन ऑफिसर कमिशनर साहेब आणि ऍडिशनल कमिशनर साहेब यांना एक जॉईंट मीटिंग लावून आमच्या स्टाफ बरोबर ज्यांनी आतापर्यंत हे काम केलेलं आहे त्यांच्याकडून मी समजून घेतो. मी काहीतरी आता शब्द देऊन जायचो भावनेच्या भरात तुमच्याकडे पाहून, आणि ते उद्या नाही झालं की तुम्ही म्हणाल तर अरे तो असंच थापाडे आला होता. सर, हम आपके वो शब्द को सच करने के लिए आपके पीछे खड़े, ये भी समझिए. तर मी काय करतो, ते एक जॉईंट मीटिंग लावतो. जाजू सरांना म्हणजे तुमचं एक रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून तिथे बोलवून घेईल त्या मीटिंगच्या दिवशी, आणि आपण त्याच्यातनं एक चांगलं सोल्युशन आणि जिथे तुम्ही हॅपी व्हाल असं नक्की करू. डेफिनेटली फाइन. सो होऊन जाईल. इवेंट्स का भी हम यस एक लास्ट क्वेश्चन में सर, तुम्ही मीटिंग लावणार आहात तर त्याच्यात एक अजून मुद्दा द्या. जसं तुम्ही आम्हाला एज क्रायटेरियाचं एक सर्क्युलर दिलेलं आहे की 31 डिसेंबर पर्यंत कुठल्या एज पर्यंत मुलाला कुठल्या वर्गात आपण घालू शकतो. पण बहुधा असं होतं की फर्स्ट स्टँडर्डला आलेलं आहे ऍडमिशन, त्याचं एज बरोबर नाहीये. ते लोक एज्युकेशन डिपार्टमेंटला जातात, तिथनं त्यांना दिलं जातं अश्युरिटी की हा तुम्ही त्या स्टँडर्डमध्ये ऍडमिशन घ्या, तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येणार नाही. स्कूलवर पण बंदी केली जाते की तुम्ही ऍडमिशन द्यायची सक्ती केली जाते. पण जेव्हा आम्ही सरळ आणि युडायसवरती त्या मुलाला टाकतो तर तेव्हा एंट्री एक्सेप्ट केली जात नाही की एज इज नॉट अप्रोप्रिएट असं आम्हाला तिथे मेसेज दिसतो. मग यामध्ये पण सोल्युशन काय काढता येईल हे पण एक मुद्दा तुम्ही मीटिंगमध्ये ठेवू शकता. नाही, ही जी बाब आहे ना मॅडम, ही शासन स्तरावरील बाब आहे. आपल्या लोकल अथॉरिटीच्या हातात ते नाही आहे. सर, आणि हा मुद्दा ठेवत असताना ट्रान्सफर केस, जसं मगाशी साकला सर पण म्हणाले, जे इतर ठिकाणावर जसं हरियाणाचा एज क्रायटेरिया वेगळा आहे, बिहारचा एज क्रायटेरिया वेगळा आहे, दिल्लीवरनं येणाऱ्यांचा वेगळा आहे, पण ते ट्रान्सफर तर पुण्यात होत आहेत ना, पुण्यात मुंबईत कुठेही. आपल्या एज क्रायटेरियामध्ये फिट नाही झालं तर भांडणं होतात तिथे ऍडमिशनच्या दरम्यानामध्ये की स्टेटमध्येच सिमिलॅरिटी नाही आहे. कुठेतरी हा एक कॉमन प्लॅटफॉर्मवरचाही विषय आहे. आणि याच्यामध्ये पुन्हा एकदा जसं जादू सर म्हणतायत, विद्यार्थी सफर होतोय कारण त्यांना आपल्याला रिपीट करावं लागतंय. मग पालकांचा संघर्ष होतो की शिक्षण तर झालेलं आहे, तुम्ही त्याच वर्गामध्ये पुन्हा रिपीट करताय का, तर तुमच्या शासनाने सांगितलं की ही वयोमर्यादा आहे. यालाही कुठेतरी एक कॉमन प्लॅटफॉर्मवर आणून वर्कआउट करावं असं विनंती आहे. ये मुद्दा सेंट्रल का है और मेरे ख्याल से यूडीएस प्लस और बाकी जो सेंट्रल पॉलिसी बन रही है उस पर वो काम हो रहा है. आपकी भावना डेफिनेटली हम मोदी जी तक पहुंचाएंगे, ठीक है, और पक्का पहुंचाएंगे, ये भी बता रहे. ठीक है, और ये एक अच्छा रिजोल्यूशन जो अभी पाटिल सर ने दिया, इट्स अ पॉजिटिव आउटकम. लाइक आई सेड कि ये समिट, जनरल समिट में क्या होता है, वहां पर लोगों को बुलाया जाता है, फिर एक सवाल इनको, एक सवाल इनको, एक सवाल इनको, काम खत्म, फोटो खींचा, वापस गए. हम कभी ऐसी समिट नहीं करते. हम हमेशा फ्रूटफुल आउटकम लाते हैं. जैसे हमने पैंडेमिक में हैंड इन हैंड बहुत बेहतरीन आउटकम लेकर आए. कई स्कूलें बंद गिरने की कगार पे थी, हमने उनको बंद नहीं गिरने दिया. जहां टीचर्स को सैलरी नहीं था वहां सैलरी करवाया, जहां पेरेंट्स को मदद की जरूरत थी वहां दिया. और जो कल्प्रिट्स थे या बहुत ज्यादा फायदा लेना चाह रहे थे, चाहे पेरेंट हो या स्कूल हो, हमने उनको भी समझाया कि उनकी जिम्मेदारी क्या है. तो मनीषा मैम, वेरी थैंक यू वेरी मच. सुप्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच. आप यहाँ पर आए, आपके विचार साझा किया. डेफिनेटली दिस विल बी फ्रूटफुल टू अस. थैंक यू. सो नेक्स्ट द फाइनल मुद्दा. अभी ये मुद्दा थोड़ा पेरेंट से रिलेटेड करता है. सो आई वुड लाइक टू कॉल ऑन द स्टेज विजया जोशी मैडम एंड उर्मिला जाधव मैडम. और पेरेंट्स की ओर से मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर राजेश माने. प्लीज हैव सीट.
सर मुद्दा अनोखा है, ये अभी ये यूडास प्लस ये टैब वैब इससे थोड़ा सा हटकर है। कुछ पेरेंट्स ने कुछ मैसेजेस भेजे जो मुझे पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से फॉरवर्ड किए गए कि जैसे कमर्शलाइजेशन होता है, हम लोग जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है या उसके चार्जेस क्यों होते हैं। तो साकला सर ने एक्चुअली सब समअप कर दिया। क्या होता है कि एनईपी के अंदर में कुछ चीजें मैंडेट की गई। अभी कोई लोग बोलते हैं जैसे अभी हाल में जैसे किसी स्कूल में रोबोटिक लगा, किसी में स्किल सब्जेक्ट लगा कि ये कंपलसरी क्यों किया गया। कंपलसरी तो हिंदी में नहीं है, कंपलसरी तो इंग्लिश भी नहीं, उसमें भी ऑप्शन दे रखे बोर्ड्स ने कि 1 वाला चूज करो, 2 वाला चूज करो। स्किल में सुतार काम लो, लोहार काम लो, मोटर मैकेनिक लो, आईटी लो, रोबोटिक लो, स्टेम लो, व्हाटएवर। स्कूल को चुनना होता है, ये उनका अधिकार होता है। लेकिन हो क्या रहा है कि सीबीएसई स्कूलों को धीरे 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 कमर्शियल स्कूलों की तरह से देखा जा रहा है। तो ये मुद्दा ऐसा है कि वाई वी आर रनिंग बिहाइंड सीबीएसई स्कूल्स। अभी हाल में क्या है कि एक कॉर्पोरेशन की भी एक स्कूल थी जो सीबीएसई बोर्ड में कन्वर्ट हुई, फिर बाद में वो थोड़ी सी रुक गई। तो सीबीएसई के पीछे स्टेट है या पेरेंट का डिमांड है, क्या एग्जैक्टली डिफरेंस है स्टेट में और सीबीएसई बोर्ड स्कूल में, और क्यों सीबीएसई बोर्ड स्कूल के पीछे सब लोग हैं या क्यों उसके तरफ जो है लोगों का झुकाव है। और इसके अंदर जैसे कॉर्पोरेशन से भी जो लोग हैं इन्हें भी पता है कि सीबीएसई स्टेट इसके बीच का डिफरेंस क्या है, डाटा का मामला आता है। एक को सीबीएसई बोर्ड जो है वो मॉनिटर कर रहा है और एक को स्टेट बोर्ड मॉनिटर कर रहा है। लेकिन एक चीज समझो, कुछ लोगों में, पेरेंट्स में, टीचर्स में, सब में एक गलतफहमी है कि सीबीएसई बोर्ड स्कूल स्टेट बोर्ड स्कूल जैसे सीबीएसई का स्टेट से कोई लेन देन नहीं। जी नहीं, जो लोकल अथॉरिटी होते हैं, लोकल इन द सेंस स्टेट है, कॉर्पोरेशन है, इनका काम है स्कूलों को एक्रीडेट करना और जो करिकुलम है उसको मॉनिटर करने के लिए बोर्ड्स बनाए गए हैं। तो मैं विजय जोशी मैम से शुरुआत करूंगा। शी इज वेरी सीनियर एंड लॉन्ग टाइम बैक वी हैड वर्क टुगेदर फॉर शॉर्ट वाइल, लेकिन हम आज भी संपर्क में हैं कई सालों से। विजय जोशी मैम। I would thank you, Mr. Jaju, and my salutations to Mr. Vilas Patil. Now, first and foremost, I would like to say that since I have worked with government organization as well as with the private sector, I know what are the difficulties each organization faces. So there's no point in blaming each other. Government organizations have their own limitations, private schools have their own limitations. So what we need to find a solution which will go hand in hand. Now, when you consider the discussions what happened in the last half an hour, it's all related with technology. And I think if we consider ourselves, we are lacking far behind in technology. And I think thanks to COVID that we had almost a leap of 10 years in the use of technology in schools. But still, we need to have a greater leap in use of technology in the schools. So what I feel is to streamline the data transformation processes. Automation and integration is a must. So implementing automated systems and integrated platforms to streamline data transformation process. Now here it is actually a process in which you have to just transform the data from one end to another end. So there should not be use of any physical involvement of any teachers. It is a job of the technical team of the school and the technical team of the education department. So and moreover, our teachers are not technically sound to handle such a huge data processes. So I feel that every school should first and foremost have a strong technical team in their schools. And they should on their own handle everything as far as possible with the education department. So this is one aspect which I would like all the school managements to take up, to transform the data from one end to another end without any physical involvement of any of the teaching staff. Then standardization of data formats. To establish standardized data formats and protocols to facilitate seamless data exchange. Again, it's data exchange only between education institutes and central systems. Now, if you have a strong ERP system, your ERP system has all the data.
including your results, your Aadhaar card number, your date of birth, and whatever is required for any system, whether it is a state board system or whether it is a CBSE system. It's only a transfer of data from one system to another system. So if your ERP system is strong enough, you should be able to transfer the data directly either to UDICE or Saral or whatever it is, just like how we do it with CBSE. So I think what we need to do is we need to strongly work on the technical part of the schools as well as for the education department. So if we are able to specify that this is what is required for transferring of data from one school to the education department, and the school needs to upgrade their technical system to that height, then I think all these issues are going to be sorted out. Hi, Namaskar. I am coming from IT and technology background, so I have one suggestion. I am not sure whether feasible or not. So what I'm thinking is like you cannot share the password to individual schools every time and all this because of security and government policy. So is it possible, like we have the virtual Aadhaar card number for a limited time period, right? So is it possible to have kind of a virtual kind of a key to every school for a limited time period? When the work is done, it will be abolished automatically. So if you can implement that kind of solution or OTP kind of system, so is it possible to solve this problem? So this is one suggestion from my side. Is it possible to do this? Technologically, it's a good suggestion, but that is again falls under the higher authorities. Yeah, correct. Yeah, not exactly at the stage of the local authorities. Yes. So here, like we are discussing, कि हम लोग जो है वो ईज कैसा करे डाटा प्रोसेसिंग, ताकि इनको जो अभिप्रेत है वो भी हम कर ले और कम समय में कर ले, और जो इधर तकलीफ है वो भी कम हो जाए. तो प्रॉब्लम दोनों तरफ में, एडेड नॉन एडेड की तरफ से है. सो अभी आप जो है पेरेंट हो, आई एम कमिंग टू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच टू विजय मैम. उन्होंने बहुत अच्छे से सम अप किया पूरे डिस्कशन को, एंड शी डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज, और उन्होंने बहुत अच्छे से इसका कंक्लूजन भी दिया. लेकिन माने सर, आप पेरेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप लोग कई बार मेरे पास आते हो और बहुत लंबा डिस्कशन भी करते हो, और ये स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का जो है ना वो मामला, और इसको आप कमर्शियल करके ये करते हो. और भी कुछ पेरेंट्स मुझे फोन किए थे कि वो आने वाले, लेकिन आप देखो सर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग कैसे आए यहाँ पर, टाइम क्या दिया गया था 10, धीरे आए. करेक्ट है. फिर भी हम वो जनरेशन है जो सवेरे 7-8 बजे स्कूल जाती थी, और अभी जो है गवर्नमेंट ने रूल निकाल रहा है, अभी जीआर आया है कि बच्चों की स्कूल 9 बजे से शुरू करो. तो हम क्या एक आलसी कौम बनाने जा रहे हैं, है ना, 4th स्टैंडर्ड तक की आलसी कौम बनाने जा रहे हैं. 10 साल या 12 साल की उम्र तक ही बच्चे की पर्सनैलिटी और डिसिप्लिन डेवलप होता है, उसके बाद नहीं, उसके बाद केवल शेप अप हो सकता है. तो ये भी एक मुद्दा है जो हम अलग से लेकर जाने वाले हैं. पर मैं सोचता हूं कि हमें डिसिप्लिन और बिल्कुल सवेरे जल्दी उठकर, अब मेरी बात करूं तो मैं 7:30 बजे मेरा स्कूल होता था, मैं 5 बजे के करीब उठता था, 5:30 तक फ्रेश वगैरह हो जाता था. हम एक्सरसाइज को जाते थे, 5-5, 10-10 किलोमीटर दौड़ते थे, साइकिलिंग करते थे, वापस आते थे, रेस्ट लेते थे, हम नहाते थे, खाते थे और आराम से अपने समय पर स्कूल पहुंच जाते थे, वो भी 8-8, 9-9 किलोमीटर साइकिल भी चलाकर. ठीक है. तो हम वो डिसिप्लिन आज भी कैरी कर रहे हैं, आज भी. लेकिन अगर ये 9 बजे वाले सिस्टम शुरू हो गया ना, तो कोई सबमिट अब 1 बजे 2 बजे के बाद ही रखना पड़ेगा. ठीक है. और प्रॉब्लम जो है ना वो जागने का नहीं है, प्रॉब्लम सोने का है. खास करके पेरेंट्स और बाकी सब लोग जो है ना इसको ध्यान रखना चाहिए. टीचर्स भी, मैं मैसेज देखता हूँ ना तो टीचर भी 2-2 बजे मैसेज देखते हैं. ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है. So now coming to CBSE. I want parents to be more strict with their children. Yeah. अगर आपको पता है नेक्स्ट डे ही हैज टू वेक अप, ही नीड टू रीच द स्कूल बाय 8, तो आपका काम है कि उसको 10 बजे, मैक्सिमम 10 बजे मैं बोलती हूँ, बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग. आप में से जो आईटी डिपार्टमेंट है 8 बजे तक घर पहुंचते होंगे. उसके बाद वाइंडिंग अप योर हाउस होल्ड चोर्स एंड ऑल आपको 10 बजे तक तो लगता होगा. तो कंपल्सरीली 10 o'clock मेक देम स्लीप. नहीं सुनते हैं तो यूज आवर शस्त्रा. या नहीं, लेकिन मैडम मैं फिर बोल रहा हूँ, आप बच्चे को जो है ना प्रेशर कर रहे हो. प्रॉब्लम पेरेंट्स का है, बच्चों का नहीं है. पेरेंट्स को ही रिक्वेस्ट किया सर मैंने कि आप वो हैबिट डेवलप करो बच्चों में. यस, जैसे सर ने बोला, हम उस जमाने के मींस वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ दैट एरा के जहाँ पे
हर एक घर शायद 5 बजे सब उठते थे घर पर, एंड अराउंड 6 o'clock या 6:30 everyone was ready for their household work. जिसको स्कूल जाना है वो स्कूल, जो जॉब पे जाना रहे जॉब पे, या खेती वाले भी जो रहे वो भी सुबह जल्दी निकलने वाले लोग हैं. इवन आई एम अगेंस्ट दैट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट कि 9 बजे के बाद स्टार्ट करो. नो, नॉट रिक्वायर्ड. हमने इसका एक लेटर भी भेजा और हम एक मीटिंग भी करने जा रहे हैं. फाइन. सो उर्मिला मैम, सीबीएसई और आईसीएसई, इसको थोड़ा सा नहीं, माफ कीजिए, सीबीएसई एंड स्टेट, इसको थोड़ा सा आप क्या डिफरेंशिएट करते हो? आप आज के एरा के व्यक्ति हो, आपका भी उसके अंदर स्टडी है, पेरेंट का आपको फीडबैक मिलता है, आप हर किसी से मिलते हो एडमिशन वगैरह में भी, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट कीजिए, क्या सीबीएसई और स्टेट में डिफरेंस आपको नजर आता है और क्यों लोग सीबीएसई की तरफ जा रहे हैं? एक्चुअली सर, बीइंग अ स्टेट बोर्ड स्टूडेंट, तो ये मेरे लिए काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मैं खुद स्टेट बोर्ड की पढ़ी हुई स्टूडेंट हूँ. तो ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती हूँ कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है या सिलेबस डिग्रेडेशन हुआ है. एक्चुअली प्रॉब्लम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन पर है. द वे सीबीएसई बोर्ड, अदरवाइज सीबीएसई स्कूल इज इम्प्लीमेंटिंग देयर करिकुलम, एक्टिविटीज, एवरीथिंग, वहां पे स्टेट बोर्ड स्कूल कहीं तो पीछे रह रहे. आई एम नॉट टिपिकल फॉर दिस स्टेटमेंट. यस, कुछ स्टेट बोर्ड स्कूल ऐसे भी है जो अच्छे से सारी चीजें प्रैक्टिस करती है. दे आर मेंटेनिंग गुड रिजल्ट्स एज वेल. सो ये कैसा है, जैसे अभी सर यहाँ पे है गवर्नमेंट स्कूल, जो बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जो पेरेंट्स आते हैं किसी एक स्कूल को ब्लेम करने के लिए, दे आर सेइंग की ते महानगरपालिकेच्या शाळेसारखी अवस्था तिथे झालेली आहे मॅम, म्हणून आम्ही स्कूल चेंज करतोय. सो ये यहाँ पे कहीं तो स्टेट बोर्ड स्कूल्स को काम करना जरूरी है कि वो जो भी जितने भी एक्टिविटीज या जो प्रॉपर सिलेबस एज पर एनईपी, नाउ स्टेट एंड सीबीएसई करिकुलम दोनों एक जैसे है. देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस नाउ. सो स्टेट बोर्ड स्कूल्स को इसमें काम करना पड़ेगा. हाउ दे आर इम्प्लीमेंटिंग, जो टीचर्स हायरिंग या टीचर्स के क्लासेस ऑब्जर्वेशन, सीबीएसई इज वेरी पर्टिकुलर फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स, हर एक चीज. इंस्पेक्शन भी उतना ही उनका स्ट्रांग रहता है. परमिशंस विच वी आर गेटिंग द परमिशन इज वेरी टफ. They want us to follow each and every norm. Now, you all are aware that AI is introduced. Any school who is applying for that CBSE affiliation, they are scrutinized. तो वो scrutiny level ही इतना tough है. Each and every document is verified there, and then only we are able to have our part B. So I'll insist our local administration कि state में भी ऐसे ही strict पॉलिसीज रहनी चाहिए, सो दैट वो स्टेट लेवल स्टेट बोर्ड स्कूल्स भी अपने आप को उतना अपग्रेड कर पाए, अपडेट रह पाए. I would like to add one more point over here. I am sure the curriculum of state board earlier at least was matching about up to 80% of CBSE curriculum. 20% was their own syllabus. The problem is not of the syllabus. The problem is about the question paper patterns. CBSE's question paper patterns are more of application oriented, while state board question papers, if you see, there will be all direct questions, and they used to say that if you see last 5 years question papers, you will be able to predict the question paper of the 6th year. So this is one of the major differences between a state board and a CBSE school. And another advantage of going in for CBSE curriculum is all the entrance exams are based on the CBSE curriculum. So it is not that the state board curriculum is below par or anything like that, but when all the entrance examinations are following the CBSE curriculum, parents naturally tend to move towards CBSE schools. So that is one more reason. So in no way we can say that state board schools are below par or anything. It is just because of the entrance exams that parents are opting more for CBSE schools. This is really about the academic difference and nicely explained. लेकिन मेरा एक अलग जो है ना एंगल है, सीबीएसई स्कूल्स और स्टेट स्कूल्स, मैं दोनों भी स्कूल को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कईयों के साथ काम करता हूं या अपग्रेड करने के लिए काम करता हूं, स्टेट टू सीबीएसई करने के लिए काम करता हूं, सीबीएसई एफिलिएशंस हो, अपग्रेडेशंस हो, ट्रेनिंग्स हो, सबके लिए काम करता हूं. एक मेरा बड़ा ही साधारण व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन है कि क्या फर्क है सीबीएसई बोर्ड स्कूल और स्टेट बोर्ड, और क्यों पेरेंट्स सीबीएसई की तरफ जा रहे हैं. पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर के चेंजेस.
बहुत मैं साफ तौर पे बोलता हूँ, हमारे आसपास की भी स्कूल है, स्टेट बोर्ड के स्कूलों की, किसी भी स्कूल की जो क्वालिटी है ना उसके टॉयलेट से समझती है। आप स्टेट बोर्ड के स्कूलों के टॉयलेट्स में एंटर नहीं कर पाओगे, ये होता है। नहीं, डेफिनेटली एक्सेप्शनल रहेंगे, मैं आऊंगा जरूर, क्योंकि वेरी नाइस, आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन मोर ओवर क्या हो रहा है वो होता है। दूसरा, क्लास के अंदर 60-60, 70-70 बच्चे, एक टीचर को स्टेट ने ही जो है एक लिमिटेशन दे रखा है। आप खुद शिक्षक संगठन से जुड़े हुए तो आपको ज्यादा पता है, लेकिन बच्चे बढ़े जा रहे हैं और उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। सीबीएसई क्या करती है, आप ओएसएस में एंटर ही नहीं कर पाते हो, बच्चा एक भी ज्यादा हो गया ना, एंटर ही नहीं कर पाते हो। फिर सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई करो तो सारी दुनिया के प्रोसेसेस करो, तो उसके वजह से उनको इंटैक्ट रहना पड़ता है। साथ ही साथ क्या है कि एक क्लास कॉन्शियसनेस हो गया है, पेरेंट्स लोग इस चीज की तरफ ध्यान दो, और आप सहमत रहोगे। क्या होता है ना, किसी स्टेट बोर्ड स्कूल की फीस कम है, इधर तो बड़े फीस चिल्लाते हो, जाइए ना 15,000 20,000 के स्कूल में, वहां नहीं जाना चाहेंगे। क्यों? हमारे बच्चे का ग्रुप एलिट होना चाहिए। ये मेरे पर्सनल, मैं हर साल 1,000 से ज्यादा पेरेंट्स से 1-to-1 मिलता हूं, और उसमें से आधे से ज्यादा न्यू एडमिशन वाले होते हैं अलग अलग जगह पर। मेरे अपने अलग से सर्वे चलते हैं, मैं 1-to-1 बच्चों से भी बात करता हूं, पेरेंट्स से भी बात करता हूं, टीचर से भी, मैनेजमेंट से भी, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट से भी, और पॉलिटिकल लोगों के साथ भी। मेंटेलिटी जो हुई है ना स्टेट बोर्ड को डाउनग्रेड करने की, वो पहले तो क्लास कॉन्शियसनेस हुआ है, और दूसरा उसका इंफ्रा सब चीजें हुई, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार भी स्टेट बोर्ड स्कूल है। तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और जो मैम आपने भी बोला है ना, तो कॉर्पोरेशन के लोग उसी लिए मेहनत कर रहे हैं। ये जो माजी मुख्यमंत्री माजी शाळा चल रहा है, जो एनालिसिस पैटर्न चल रहे हैं, जाकर ये बार बार देख रहे हैं कि इंफ्रा करेक्ट हो, क्लीनिंग हो, सारी चीजें हो, गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। इतना जे कि हमें भी इनके हैंड इन हैंड डाल के जो है ना काम करना पड़ेगा। जैसा मैं पैंडेमिक समय में बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आया, कुछ संगठनाएं थी वो बेवजह कोर्ट में जा रही थी, मुझे भी जोड़ दिया गया था वो एसोसिएशन के साथ में, मैं बहुत खुश था कि काम करेंगे, पर आ जाके वही झगड़ा। दूसरा चीज वो एक हो जाता ना, थोड़ी दिनों में वो जात पात या धर्म निकल जाएगा, वो पॉलिटिकल नाम आना शुरू हो जाएगा, ये बीजेपी वाला, ये आम आदमी वाला, ये वाला, कांग्रेस वाला, या समथिंग। कुछ भी करने जाओ तो जोड़ देते हैं। अभी पेरेंट एसोसिएशन के साथ में जब हैंड इन हैंड मैं काम करने लगा था, तो मुझे इतने कॉल आ गए थे कि आप पेरेंट एसोसिएशन के एजेंट हो, आप क्या कर रहे हो, स्कूलों को ब्लैकमेल कर रहे हो। कोई लेन देन नहीं ब्लैकमेलिंग का, जबकि हमने फ्री जा जाके सबके प्रॉब्लम सॉल्व किए। जैसा इनके ऊपर एलिगेशन हुआ, वैसा मुझ पर तो बहुत एलिगेशन होता था। इवन पेरेंट एसोसिएशन, एक छोटा सा 2 मिनट में बताता हूं, ये पेरेंट एसोसिएशन में चिराग सर कहां से आ गए, इनका बैकग्राउंड क्या है। चिराग सर वॉज द डायरेक्टर ऑफ वन स्कूल, जिसका लीगल प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया था। उसके लिए मैं 3 ही दिन उनके साथ में हैदराबाद, दिल्ली, वो जो है वो सब काम करके मैंने उनका प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया था। उसके बाद में एक दिन अचानक से मेल आता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी ये रखते हुए 474 स्कूलों को पीसीएमसी के मेल आया पेरेंट एसोसिएशन का पैंडेमिक में, कि आप ये दो। उस 474 स्कूलों में से मैं अकेला था आरएमडी इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से जिसने उसको रिप्लाई दिया। उसके बाद सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज करने लगे कि आप क्यों इनको वैल्यू दे रहे हो। मैं असल में किसी को वैल्यू नहीं देना चाह रहा था, मैं उस वक्त बहुत ज्यादा परेशान था कि निगेटिविटी कितनी बढ़ रही है, कहीं से तो शुरुआत हो पॉजिटिविटी की। और मैंने क्या किया, मैंने अपने दरवाजे खोल दिए, उनको इन्वाइट किया, आइए बैठिए, क्या करेंगे देखेंगे ना, डाटा और सारी चीजें। उसी समय में जैसे सर के साथ भी हमारे बिल्कुल सर स्पेशल 26 की तरह एंट्री किए थे हमारे स्कूल के अंदर में, ठीक है, और जबरदस्त फिर हमारी बहस हो गई, लेकिन फ्रूटफुल बहस थी। मैं हमेशा जो है ना आउटकम निकालने के लिए काम करता हूं, और यही कारण है कि आज 80 से ज्यादा स्कूलें मेरे साथ जुड़ी है। मुझे किसी एसोसिएशन की जरूरत नहीं है, यही तो एसोसिएशन होता है, करेक्ट है। और जो यहां तक नहीं जुड़ सकते, मैं वहां तक पहुंचता हूं, छोटी छोटी स्कूलों में पहुंचता हूं। हमने आउटकम निकाला, वैसे ही अभी भी जो तकलीफें आ रही है इसका आउटकम निकालना पड़ेगा। तो उनको भी बोल दिया, वो सडनली जब वो आए अंदर तो चिराग सर दिखे, मैं बोला अरे भाई साहब चिराग तुम इधर किधर चल गए, पेरेंट एसोसिएशन में कहां से आ गए। तो बोले सर मुझसे लोगों का दर्द देखा नहीं जा रहा। तो अब वो दर्द एक साइड देख रहे थे, मैंने दोनों साइड के दर्द दिखाया, और मैंने बोला अच्छा हुआ कि आप आए, जिनको मैं जानता हूं, क्यों ना हम हैंड इन हैंड काम करें, क्यों ना हम इसके ऊपर थोड़ा सा आउटकम लेकर आए। शिक्षक संगठनाएं भी आई थी, जब हम काम करने लगे तो मैं बोला आप भी जुड़िए। हमने पॉजिटिव फ्रूटफुल आउटकम निकाला उस समय में, और उसके बाद से लेकर एक धारणा बनी कि हम ये कर सकते हैं। मैं आज भी पेरेंट के साथ बैठता हूं, मुझे मैनेजमेंट कहेंगे कि ये पेरेंट के साथ में काम करते हैं। जब मैं मैनेजमेंट की तरफ से काम करता हूं, पेरेंट कहते हैं मैनेजमेंट का एंगल बोलता है। कोई कुछ भी बोले, मैं आउटकम के लिए काम करता हूं। और जैसे विजय मैडम बोली कि मैं रिटायर हो गई, नॉलेज कैन नॉट बी रिटायर्ड मैम।
हाउ इज इट? अभी तो मुझे एक व्यक्ति मिल गया है, मैं अकेला नहीं जा पाता हूँ कहीं, ठीक है, और मैं एकेडमी में कोई बड़ा आदमी तो हूं नहीं, मुझे एक व्यक्ति मिल गया कि जिनका मैं जो है इस्तेमाल कर सकूं एजुकेशन के लिए। और सर आपकी जो स्कूल, जैसा आपने कॉर्पोरेशन में एक सीबीएसई स्कूल की शुरुआत की थी, मैं क्लियर कहता हूं, गौड़ मैडम थी तब, बात चल रही थी, मैंने बोला ये आपका डिसीजन ही रॉन्ग है, स्टेट खुद बोल रहा है सीबीएसई की तरफ चलो, फिर स्टेट बोर्ड का क्या रह गया? सर उल्टा हम ऐसा कुछ करते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के लिए तैयार हूं। बाला प्रोजेक्ट में इन्होंने जोड़ा भी मुझे उस समय में, लेकिन आगे वो थोड़ा सा बढ़ नहीं पाया। हम वॉलंटरली जो है स्टेट बोर्ड स्कूलों को भी सशक्त बनाना चाहते हैं, और कम से कम मेरे साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं, जो भी 100-150 लोग से ज्यादा जुड़े हैं, ये लोग किसी भी पैसे की या रेम्युनरेशन की उम्मीद करके काम नहीं करते हैं। तो हम लोग, इवन मेरा कंसल्टिंग का बिजनेस है, पर कोई भी मुझे कॉल कर ले, मैं पूरा उनको जो है सोल्यूशन दे देता हूं, नॉट नेसेसरी कि मैं हर चीज के लिए यही करूं। तो हमें जो है स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बोर्ड से फर्क नहीं पड़ता, स्कूलों का हर स्टूडेंट हमारा है, भविष्य है, उसके लिए काम करना है, ये हमारा उसके पीछे का उद्देश्य है। तो पाटिल सर आप आज यहां पर आए, आपने कुछ रिजोल्यूशन भी दिए हमको, और एक मीटिंग आप लगाने वाले हैं। बाकी आपने जो भी वर्ड दिए हम उसको नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि वो आपके अकेले के हाथ में भी नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कि जैसे मैं अपने सारे स्कूलों के विद्यार्थियों के, पेरेंट्स के मुद्दे लेकर यहां तक आकर आप तक पहुंचाता हूं, मुझे पता है कि पाटिल सर भी उतने ही सशक्त तरीके से सामने पहुंचाते, जो मेरा अनुभव है। और संजय नायकवाड़ी सर ने जो मुझे बोला कि उनका सवेरे सवेरे मैसेज आया मुझे कि ऐसा ऐसा हो गया है, मैं बोला कोई दिक्कत नहीं, हमें एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव कि जो इस चीज को कहीं ना कहीं पहुंचाए, और वो करेक्ट तरीके से, सर्जिकल तरीके से पहुंचाए, ना कि आप बस लेटर दिए जा रहे हैं, आप सर ही खुद बोले लेटर आज तक देखा नहीं, ठीक है, तो वैसा नहीं, हम डायरेक्ट आप तक पहुंचा रहे। और ये भी बता रहा हूं आपको कि वी हैव टेकन इनिशिएटिव कि वी आर गोइंग टू मीट टू द एजुकेशन मिनिस्टर, और इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट हम लेकर आएंगे। कहीं से बड़े लेवल पर निकले ना निकले, 0.1 जो होता है ना, 100% में से 99 नहीं हुआ, लेकिन 1% हुआ, 1% के आगे 2 0 लगाने में ज्यादा समय नहीं लगता, वो 1% होना चाहिए, और वो 1% मुझे यहाँ पर हर किसी में दिखता है, और लोकल ब्यूरोक्रेसी की तरफ से मुझे पाटिल सर में दिखता है। और सर आपको भी दिक्कत आई तो जैसे हम पहले भी आपके साथ खड़े थे, अभी भी खड़े, सारे ऑफिशियल्स के साथ खड़े हैं, और डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मीट टू शेखर सिंह सर ऑल्सो, कि सवेरे का टाइम है ना, तो सभी लोग थोड़े से 19-20 होते हैं, लेकिन हमने सवेरे रखने की कोशिश की थी। उसके पीछे का उद्देश्य ये था कि हम आपको ये बताएं कि 9 बजे का स्कूल का टाइम मत रखिए, वरना अगली बार आओगे ना तो चेयर भरने तक शाम हो जाएगी। सो मैं एक फाइनल वर्ड सर से लेना चाहूंगा, और हमारे पेरेंट एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी है चिराग सर, अमित सर, चिराग सर कहीं होंगे तो देखिए। सो क्या किसी को कोई क्वेश्चन है? इफ एनीवन हैज क्वेश्चन, आई बिलीव दैट जो भी क्वेश्चंस आपने भेजे थे या जो भी कंसर्न्स भेजे थे वो गूगल फॉर्म में भी शेयर किए थे, इनको जो हमने सभी कवर कर लिए हैं। साथ ही साथ मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा ऑल द पैनलिस्ट काइंडली हैव योर चेयर प्लीज। थैंक यू वेरी मच, आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन। और अभी इसका अच्छा कंक्लूजन आया है, मुझे रिस्पांस भी आया है कि जो हमने डिस्कशन किया उसके तरफ पॉजिटिव जो है वो रिजल्ट जा रहा है आगे की तरफ में। मैं यहाँ पर अभी जो भी आज के पैनलिस्ट हैं उनको बुलाना चाहूंगा, और उनका फेलिसिटेशन पेरेंट एसोसिएशन करना चाह रही है। आइए मैम, जैसे इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। पैनलिस्ट कौन थे? I'll call Mr. Rajesh Mane also on the stage. So the representatives of Satcop and Mahindra, I would like to request them to please come on dais.